हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सब लोगों का। जैसा कि आपको पता है कि इस बार हम मास्टर बैंक जो आपको क्वेश्चन बैंक की फॉर्म में मिल रही है, इस सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको वीडियो सॉल्यूशन की हेल्प से मिल रहे हैं। और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां पर आप केवल और केवल सॉल्यूशन ही नहीं देखोगे, उसके सॉल्व करने का तरीका, उसको सॉल्व करने की अप्रोच, ये सब भी आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे। तो हम बहुत ही डिटेल्ड सॉल्यूशन लेकर के आए हैं आपके पास में। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगी यहां पर कि आप सबसे पहले ये देखना है आपको कि आपने जब सॉल्व किया था तो आपने ऐसी कौन सी अप्रोच लगाई थी जिसके कारण से वो आपसे क्वेश्चन नहीं बना, और सर ने यहां पर कौन सी ऐसी अप्रोच लगाई हुई है जिसके कारण से वो क्वेश्चन बन रहा है। तो यू हैव टू इमेजिन द अप्रोच जो कि यहां पर सर ने लगाई हुई है, और फिर आप ऐसे सोचेंगे अपने आप से कि यार ये अप्रोच मैंने क्यों नहीं लगाई, या मैंने ऐसी कौन सी गलती की ताकि मेरा आंसर नहीं आया। ओके बच्चों, सो स्टार्ट बाय द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही आसान है। इसका सॉल्यूशन बच्चों हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो जल्दी से फास्ट पेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं पहले। यस, तो इसका बच्चों देखो सॉल्यूशन बहुत ही शानदार सॉल्यूशन होगा। देखो ऐसे देखने की कोशिश करेंगे कि पहले सॉल्यूशन में क्या बोला गया है। पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड टी, इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ऐसे सोचो कि उसका ओमेगा कितना होगा, बोलो भाई टाइम पीरियड टी है तो 2 पाई बाई कैपिटल टी। एक एसएचएम का टाइम पीरियड आ गया कि नहीं आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम कर्व बनाना है। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर आप एसएचएम का कोई भी इक्वेशन मानते हो x इक्वल्स टू, तो ये बन जाएगा a साइन ओमेगा टी। अब वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी यहां से डिफरेंशिएट करके फाइंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी बराबर कितना हो जाएगा, dx बाई dt बच्चों। तो dx बाई dt आ जाएगा a ओमेगा साइन का कितना होता है cos ओमेगा टी। ये आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां से जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा बच्चों हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर आपको बच्चों ऐसा कर्व बनाना है तो इसको, क्योंकि आपको पता ये करना है कि एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, तो यहां पर देखो कॉस स्क्वायर का फंक्शन आ रहा है, और यहां पे कॉस का फंक्शन था कि नहीं था वेलोसिटी का, और ये बच्चों साइन का फंक्शन था। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर हम साइन को देखेंगे तो साइन में देखो ऐसे देखने की कोशिश करेंगे कि साइन में जहां ओमेगा टी आ रहा है तो इसका मतलब एक चक्कर पूरा होने में इसको टाइम टी लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। यहां पे आ गया है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो या तो बच्चों देखो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखो जल्दी से फास्ट, कि हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। तो जहां पर देखो यहां पे ओमेगा आ रहा है, यहां पे कितना आ रहा है 2 ओमेगा आ रहा है। मतलब अगर मैंने कहा कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है डिस्प्लेसमेंट की, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2 ओमेगा, मतलब इसका ओमेगा दुगना है। और ओमेगा और टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसका अगर ओमेगा दुगना है बच्चों तो टाइम पीरियड क्या होगा, आधा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक पूरा चक्कर, भाई अगर आप x वर्सेस t का जब ग्राफ बनाएंगे तो x वर्सेस t का जब ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, कि ये कितना होगा 0, ये कितना होगा पाई, और ये कितना होगा 2 पाई। यहां पे टाइम कितना होगा बोलो भाई 0, यहां पे टाइम कितना होगा बोलो भाई t बाई 2, और यहां पे टाइम कितना होगा बोलो भाई कैपिटल टी। इसका एक टाइम आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन यहां पे इसका ओमेगा दुगना हो गया, इसका ओमेगा क्या हो गया दुगना, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आधा। और दूसरा कॉस स्क्वायर का कर्व आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का जो कर्व बनेगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का जो कर्व बनेगा, सिंपल सी बात है, इसका एक चक्कर होने में कितना टाइम लग रहा है टी, और इसको एक चक्कर होने में टाइम कितना लगेगा, केवल और केवल टी बाई 2 लगेगा। आगे बात समझ में, क्योंकि टाइम आधा हो जाएगा, चूंकि कॉस स्क्वायर है तो नीचे कर्व नहीं आएगा, तो ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखो जल्दी से फास्ट, तो हर बार रिपीट वैल्यू जो होगी वो टी बाई 2 के टाइम के बाद होगी, तो टी बाई 2 के बाद टाइम के बाद रिपीट होगी। आगे बात समझ में, तो टी बाई और काइनेटिक एनर्जी में कॉस स्क्वायर के जैसा कर्व आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा कर्व ढूंढिए जो कैसा हो बच्चों, बोलो जल्दी से फास्ट, कॉस स्क्वायर के जैसा हो और काइनेटिक और टी बाई 2 पे उसका वैल्यू कर्व पूरा हो। तो देखो इसमें तो टी हो रहा है, ये नहीं हो सकता, इसमें टी हो रहा है, साइन का कर्व है, ये नहीं हो सकता, इसमें कॉस का है, लेकिन इसमें एक चक्कर देखो ये टी बाई 4 पे हो गया, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये टी बाई 4, ये टी बाई 2, तो वापस से कितना हो जाएगा जल्दी से फास्ट, टी बाई 4। तो यस, करेक्ट आंसर इज डी। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहां से यहां तक अगर टी बाई 2 लग रहा है तो यहां से यहां तक कितना लग रहा है टी बाई 2, तो इसका तो एक पूरा चक्कर बच्चों कितने पे होगा, ये टी बाई 2, ये टी, तो ये कितना हो गया टी बाई 2, तो यहां से यहां तक का टाइम वापस से कितना आ गया टी, तो बी भी नहीं हो सकता। लेट मी चेक द आंसर। करेक्ट आंसर बच्चों कौन सा आ रहा है टी।
क्लियर है सबको? कैसे सॉल्व करेंगे? नेक्स्ट बच्चों प्लीज, आपको अप्रोच देखनी है, समझना है उसको कि मैंने क्या बोला है, वापस से उसको थोड़ा तमीज से देखेंगे अपन। नेक्स्ट, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम टाइम पीरियड टी एंड एम्पलीट्यूड ए, द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेलोसिटी इन टाइम टी बाई 4। तो हम सबको पता है बच्चों एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, ये हो जाएगा कितना, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई नेट टाइम। अब बच्चों हमको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो टाइम तो फिक्स है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी भाई, देखो आपको सबको पता है कि एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब हो सकता है, एक पार्टिकल का दो टाइम पीरियड पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब हो सकता है। तो देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, आप ऐसे देखने की कोशिश करो, अगर मैं इसका फेजर बनाऊंगा तो ये ऐसे हो गया कि नहीं हो गया। तो दो पोजीशन पर भाई देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनिशियल पोजीशन भी होनी चाहिए और फाइनल पोजीशन भी होनी चाहिए। तो दो पोजीशन के बीच का गैप मैक्सिमम कब होगा, हमको निकालना है दो पोजीशन के बीच का गैप मैक्सिमम कब होगा। तो वो तो तभी पॉसिबल है ना भाई, देखो आप क्या चाहते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है डी आर, ये आपका डी आर आ गया मान लीजिए, या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, ऐसे देखने की कोशिश करेंगे, एक मिनट इरेजर कहां है इसमें, हाँ ऐसे देखने की कोशिश करेंगे बच्चा, भाई आपका अगर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए डेल्टा और आप चाहते हैं कि ये मैक्सिमम हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि डी ओवर बाई डी टी इंटू डेल्टा आर इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, जीरो। डिस्प्लेस ये जीरो कब होगा, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी, देखो डेल्टा आर को आप क्या लिखेंगे, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो इसको अगर आप ढंग से देखेंगे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, आर फाइनल माइनस का आर इनिशियल बेटा। इसको आप लिखेंगे डी ओवर बाई डी टी आर फाइनल पोजीशन उसकी बेटा माइनस उसकी इनिशियल पोजीशन बेटा, ये क्या हो जानी चाहिए बेटा, बोलो जल्दी से फास्ट जी। तो इसको अगर आप और तमीज से सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा डी आर एफ फाइनल डिवाइडेड बाई डी टी माइनस डी आर इनिशियल डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब v इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, v फाइनल। तो ऐसी दो पोजीशन ढूंढनी है हमको जहां पर उनकी वेलोसिटी कैसी रही होगी, सेम। वेलोसिटी सेम किस किस में हो सकती है, या तो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में होती है या फर्स्ट और फोर्थ में होती है। तो देखो या तो सेकंड में रही होगी, और अगर सेकंड में है वो तो थर्ड में होगा, या फर्स्ट में है तो फोर्थ में होगा। और वेलोसिटी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेंट अगर फर्स्ट और फोर्थ में सेम साइन होता है, सेकंड और थर्ड में सेम होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड को सेम होने के लिए डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा कि नहीं होगा। तो सपोज मैं सेकंड और थर्ड ले लेता हूं, तो सेकंड और थर्ड में उनका डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा कि अगर ये डिस्टेंस x होगी तो ये डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए, उनकी x होनी चाहिए। तो इन दोनों पोजीशन पे वेलोसिटी सेम होगी, तो इन दोनों पोजीशन के बीच में इस टाइम जो भी गिवन टाइम इंटरवल होगा उसमें इन दोनों पोजीशन के बीच में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा बच्चों। अब ये x है ये x है, तो यहां से यहां तक देखो ऐसे देख सकते हैं, यहां से यहां तक हम क्या देख सकते हैं, देखो ऐसे देखने की कोशिश करना। अगर ये ए होगा इसका तो ये भी एम्पलीट्यूड कितना होगा ए, मतलब ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब हमें टाइम पीरियड कितना दिया है, टी बाई 4। अब आपको अच्छे से पता है कि टी बाई 4 टाइम इंटरवल है, मतलब यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना होगा, टी बाई 4 होगा। तो यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना होगा, टी बाई 8। यहां से यहां तक का भी टाइम इंटरवल कितना होगा, टी बाई 8 होगा। और टी बाई 4 में अगर हम देखूंगा टी में कितना एंगल चलता है, 360। टी में कितना एंगल चलेगा, 360। तो टी बाई 4 में कितना चलेगा, बोलो भाई जल्दी से, इसका 4 गुना कम कर दो, 90। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का टाइम का डिफरेंस कितना है, 90। तो ये वाला ये एंगल टोटल 90 होगा, तो और ये एंगल सेम होंगे, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 45। ये भी कितना होगा, 45। और अगर ये ए है और ये एंगल 45 है तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, a बाई रूट 2। और ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी, a बाई रूट 2, a बाई रूट 2, a बाई रूट 2। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, रूट 2a। तो जो मैक्स टी बाई 4 में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वो कितना हो सकता है, रूट 2a। तो अगर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारा, जो मैक्सिमम होगा रूट 2a डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, टी बाई 4। तो आंसर कितना आ गया, 4 रूट 2 a बाई टी। अब देखो कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, 4 रूट 2 a बाई टी। आंसर विल बी डी अगेन, डी विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अ पार्टिकल एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज a बराबर माइनस 5x i कैप का मॉड x, द पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट एट a, 0, द पीरियड ऑफ द मोशन। तो देखो जो एक्सेलरेशन इसका गिवन है वो एक्चुअली में सिग्नम फंक्शन है, तो ये आ जाएगा बच्चों क्या, सिग्नम ऑफ पाई। ये ऐसे आ गया कि नहीं आ गया। तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा, देखो x से x तो कट जाएगा अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। एक्सेलरेशन कितना आ गया, बोलो भाई 5 आ गया कि नहीं आ गया। अब ये कह रहा है कि इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पर था। अब इनिशियली पार्टिकल किस पे था, बोलो भाई रेस्ट पे।
तो मान लीजिए ये इसके कोऑर्डिनेट होगा a,0। अब ये इनिशियली रेस्ट पे था, जब पार्टिकल रेस्ट में होता है तो वेलोसिटी तो जीरो होती है। व्हेन ए पार्टिकल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो देन इट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहां पर इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं? एक्सेलरेशन। यहां पर इसका जब एक्सेलरेशन हम देखेंगे बच्चों, तो इसका एक्सेलरेशन एक्चुअली में यहां पे कितना आ जाएगा? माइनस का साइन, मतलब माइनस की ओर आएगा, मतलब पार्टिकल ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा। और जैसे ये पार्टिकल ओरिजिन पे पहुंचेगा यहां पे, तो यहां पर इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। और जहां एक्सेलरेशन जीरो होता है, यही इसकी क्या बन गई? ईएलपी बन गई कि नहीं बन गई भाई? और यहां पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है? देखो भाई 5। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना चलना है इसको? अगर इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी? ए के बराबर होगी कि नहीं होगी? तो अगर मैं यहां से यहां तक जाने का टाइम निकाल देता हूं, तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो टाइम कैसे आ जाएगा? एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। एस कितना आ गया? ए। इनिशियल वेलोसिटी वहां पे कितनी थी? जीरो। हाफ ए। टाइम मान लीजिए कितना लगा? स्मॉल टी आ गया। तो यहां से स्मॉल टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2a। सॉरी, ये जो टाइम लगा था उसको हाँ, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी बच्चों? बोलो 5। तो यहां पर मैं ए को हटा करके क्या लिख दूंगा बेटा? यहां पर जो ए को लिखा गया मैं क्या लिख दूंगा? 5। क्लियर है? ये 5, तो 2a/5 का रूट, ये टाइम आ गया। आपको अच्छे से पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन हो गई और ये मीन पोजीशन हुई। एक्सट्रीम से मीन का जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? t/4 के बराबर पूरी। और t क्या हो गया? साइकिल का टाइम पीरियड हो गया, तो आ गया कैपिटल t/4। तो यहां से t की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यह जाएगा 4√2a डिवाइडेड बाई 5। इट विल बी द आंसर। कोई आंसर मैच कर रहा है क्या ऐसा? 4√2a/5। मुझे लगता है फर्स्ट आंसर। यू कैन चेक द आंसर। यस, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, particle moves along the x-axis with this. What is the distance it travel between t equals to 0 to t equals to 5? तो t की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो टोटल टाइम आएगा जितने टाइम में ये ट्रेवल किया है। तो अगर मैं इसका टोटल टाइम निकालूंगा तो वो आ जाएगा 2.5 पाई बाई ओमेगा। तो अगर मैं एंगल निकालूंगा बच्चों इसका, क्योंकि ये तो सबको पता है कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है एसएचएम के दौरान वो कैसी होती है? कांस्टेंट। और इसका जो इक्वेशन हमको दिखाई दे रहा है ये वाला, वो एसएचएम के जैसा दिखाई दे रहा है। तो एंगल की जो वैल्यू आएगी, या फिर हम इसको फेज बोलेंगे, एसएचएम में एंगल को क्या बोलते हैं? फेज। तो फेज जो थीटा चलेगा वो कितना हो जाएगा? ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2.5 पाई। इसको लिख सकते हैं 5/2 पाई, ऐसे लिख सकते हैं। और जब ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा तो एसएचएम ऐसे करेगा कि नहीं करेगा? मान लीजिए ये इसकी ईएलपी हो गई और ये इसकी क्या हो गई? मेन पोजीशन हो गई। हम सबको पता है बच्चों कि ईएलपी से मीन पोजीशन तक जब पार्टिकल चलता है तो एक्चुअल में फेज कितना कवर करता है? π/2। लेकिन ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 5 टाइम्स ऑफ π/2। तो इसका मतलब ऐसे ये कितने फेज कवर कर रहा है? बोलो जल्दी से फास्ट भाई। ऐसे ये कितने फेज कवर कर रहा है? बोलो जल्दी से फास्ट भाई। कि π/2 के कैसे? 5। और π/2 में कितना डिस्टेंस कवर करता है? a। तो इसका मतलब नेट डिस्टेंस कितना आ जाएगा? जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो। अगर मैं नेट डिस्टेंस निकालूंगा तो π/2 में कितना चलेगा? a। तो 5 π/2 में कितना चलेगा? 5। वी कैन चेक द आंसर। करेक्ट आंसर इज C। 5 में देखो क्या कह रहे हैं? अ पार्टिकल अंडरगोज एसएचएम along the parallel lines with same time period t, the equal amplitude at a particular instant, the one particle is at extreme position while other particle is at mean position। मतलब एक एक्सट्रीम पर है और एक पार्टिकल किस पर है? मीन पोजीशन पर है। They moves in the same direction, they will cross each other further time। तो देखो अब वो दोनों क्रॉस करने चाहिए, तो जब दोनों क्रॉस करेंगे तो क्रॉस बच्चों ऐसे करेंगे तो होगा क्या? अब अगर आप ढंग से देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, कि मान लीजिए ये एसएचएम आ गई। अब क्रॉस कैसे कर सकते हैं? कि एक हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे जा रहा हो और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे आ, या फिर क्या हो सकता है एक थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे जा रहा हो और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे आ। तो इसका मतलब या तो क्रॉस करेंगे फर्स्ट सेकंड में या फिर थर्ड फोर्थ में करेंगे। क्रॉस करने के लिए उनकी पोजीशन कैसी होगी? बोलो भाई सेम। लेकिन वेलोसिटी का साइन क्या होगा? अपोजिट। वेलोसिटी का साइन क्या होगा? अपोजिट। तो इसका मतलब क्रॉस एक्स अगर सेम है, एक्स दोनों का कैसा है? सेम, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? बोलो जल्दी से फास्ट भाई। दोनों का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? सेम होगा। दोनों का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? सेम होगा। अब देखो क्या कह रहा है ये, कि अगर आप इसका फेजर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बोलो भाई फेजर। तो फेजर के हिसाब से अगर मैं देखूंगा एक पार्टिकल तो भी एक्सट्रीम पर है, मान लीजिए पहला पार्टिकल तो यहां पे हो गया, दूसरा पार्टिकल बच्चों यहां पर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा पार्टिकल मीन पर है क्योंकि दूसरा पार्टिकल मीन पोजीशन से अवे जा रहा है, तो यहां पर हो गया कि नहीं हो गया? अब ये कह रहा है कि वो क्रॉस ईच अदर। अब क्रॉस करने के लिए आप ऐसे सोचो कि एक पार्टिकल तो यहां पर है आपका,
और एक पार्टिकल यहां पर है। तो इसका मतलब ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल यहां पर है, तो अब ये ऐसे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो ये तो किस में जाएगा बोलो भाई? थर्ड में, और ये अभी सेकंड में चलेगा। ये थर्ड के बाद किस में लौटेगा? फोर्थ में, और ये किस में जाएगा? थर्ड में। तो इसका मतलब जब ये वाला पार्टिकल फोर्थ में पहुंचेगा, जब ये वाला पार्टिकल तो यहां पे आ जाए घूमते हुए, और ये वाला पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा, तब जाकर के दोनों का मिलन संभव है। तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा कि ये वाला जो पार्टिकल है हमारा, जो पार्टिकल एक्सट्रीम पे था, ये तो थर्ड में पहुंच गया, मतलब यहां पे कहीं आ गया कि नहीं आ गया फर्स्ट पार्टिकल तो, और सेकंड पार्टिकल किस में आ गया बोलो भाई? फोर्थ में आ गया। और उनका डिस्प्लेसमेंट भी मीन पोजीशन से कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा बोलो भाई? सेम। तो तब जाकर के बच्चों इन दोनों का मतलब क्रॉस होना संभव है। अच्छा, अगर आप ढंग से देखेंगे तो पहले की सिचुएशन में देखो क्या था। पहले की सिचुएशन में क्या था? एक पार्टिकल एक्सट्रीम पे था और एक पार्टिकल बच्चों यहां पे था कि नहीं था? तो इनका इनिशियली जो फेज डिफरेंस था डेल्टा फाई, उसका वैल्यू कितना था? 90, और ओमेगा कांस्टेंट होता है तो फेज डिफरेंस अभी भी दोनों का सेम रहेगा। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का ये वाला जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 90। चूंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा। टोटल एंगल 90 है तो ये एंगल कितना आ गया? 45। तो फर्स्ट वाला पार्टिकल जो यहां पे था अब वो यहां पे आ गया, तो फर्स्ट वाला पार्टिकल टोटल एंगल कितना चलेगा? इतना चला कि नहीं चला? तो ये एंगल कितना चला? 90 ये चला, और 45 ये चला, तो कितना चला? 135 चला कि नहीं चला? कितना चला? 135। तो टाइम कैसे निकाल लेंगे कि 360 चलने में टाइम कितना लगता है? टी। और ये इसको कम मिल रहा है, जब एंगल कितना चलेगा? 135, तो 1 चलने में टाइम कितना लगेगा? टी बाई 360। तो 135 चलने में कितना टाइम लगेगा बोलो जल्दी से फास्ट? टी बाई 360 इंटू 135। ये आ गया कि नहीं आ गया? इसको बच्चों हम कुछ काट पीट लेंगे, तो मैच करा लेते हैं किससे आंसर हमारा मैच करेगा। इसको काट लेंगे, किससे कट जाएगा ये? 5 से काट लो, या फिर 3 1 4, 5 4 9, 12 से कट सकता है, क्योंकि सॉरी 15 से कट जाएगा। 15 से कटेगा, हाँ 15 से कट जाएगा। तो 15 से काटते हैं, 15 से काटो उसको। 15 90 135, तो ये तो 90 आ गया। 15 दूनी 30, 6 15 चौक 60। अब 3 से काट लो तो 30/8, आंसर आ गया 30/8। तो करेक्ट आंसर बी आ रहा है। यू कैन चेक द आंसर, बी आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 6 में क्या कह रहा है, देखो जल्दी से फास्ट भाई। 6 में देखो बच्चों क्या कह रहा है, जल्दी से फास्ट देखने की कोशिश करना। मैं क्या कह रहा हूं 6 में, और ढंग से देखने की कोशिश करना। देखो बच्चों, a two particle are in SHM with same angular frequency, amplitude A and 2 respectively along the same straight line with same mean position. They cross each other. फिर से देखो वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, लेकिन इस बार क्या होगा बच्चों कि एक का एम्पलीट्यूड छोटा है और एक का एम्पलीट्यूड बड़ा है। तो एक ऐसे हो गया, देखो जल्दी से फास्ट। और क्रॉस करने के लिए या तो वो फर्स्ट सेकंड में होने चाहिए या थर्ड फोर्थ में होने चाहिए। तो मैंने माना कि जो छोटे वाला एम्पलीट्यूड है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था। ये किस में था बोलो भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और बड़े वाले को मान लेता हूं मैं सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, और क्रॉस करने के लिए मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए इनका? सेम। तो मानना मैंने कहा कि ये डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा बोलो भाई? a/2 क्वेश्चन में दिया गया है। और ये कितना होगा? a, सॉरी ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो इसको बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लेते हैं। देखो जल्दी से फास्ट, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ठीक, तो मिट जाना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो होगा जल्दी से फास्ट भाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? a/2। ये कितना होगा? a। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? π/6। ये एंगल कितना आ गया? π/6 आ गया। अब यहां पर देखेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये एंगल मान लीजिए बच्चों, डिस्टेंस तो देखो अभी भी a/2 होगी क्योंकि सेम पोजीशन नहीं चाहिए, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कितने के बराबर है? 2 है। तो ये वाला एंगल आप अल्फा मान लीजिए। तो हमें इन दोनों का, अब ये एंगल अल्फा आ गया, और देखो ये वाला एंगल कितना था? ये वाला एंगल कितना था? ये वाला एंगल जो इसका π/6 के बराबर था। तो इन दोनों का फेज डिफरेंस तो ये वाला होगा कि नहीं होगा भाई? तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना आ गया भाई? देखो ये π/6 है और ये कितना है? अल्फा। तो ये फेज डिफरेंस आ जाएगा भाई, देखो ये π/6 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 5π/6। तो 5π/6 माइनस का अल्फा। और यहां से अगर मैं लिखता हूं अल्फा की वैल्यू, तो साइन अल्फा लिख लीजिए बच्चों। साइन अल्फा कितना आ जाएगा हमारा? बोलो जल्दी से फास्ट, साइन अल्फा कितना आ जाएगा? a/2 इंटू 2a। ए से ए कट गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 1/4। तो दोनों का फेज डिफरेंस बच्चों हमारा आंसर आ गया 5π/6 माइनस साइन इनवर्स 1/4। कोई आंसर है क्या? चेक करो ऐसा।
5 पाई बाई 6, यस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्प्रिंग is omega naught. The system is suspended from the ceiling of an elevator moving towards downward with constant velocity v naught. The block is at rest relative to the elevator. तो देखो ऐसे देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ऐसे अलग से बना देता हूं उसका डायग्राम। जैसे कि मान लीजिए बच्चों हमारे पास में ये एक एलिवेटर है, ये क्या है एलिवेटर। एलिवेटर कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है v naught। अगर इसका v naught कांस्टेंट है बच्चों तो 100% इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 0, मतलब ये भी एक इनर्शियल फ्रेम की तरह काम करेगा। यहां पर कोई स्प्रिंग है मान लीजिए जल्दी से फास्ट, और स्प्रिंग में ये मास m लगा हुआ है, तो ये बच्चों मान लीजिए इसकी एनएलपी हो गई। अब ये एलिवेटर के फ्रेम में रेस्ट पर है, तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स भी 0 होगा और नेट वेलोसिटी भी 0 होगी। इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में v नॉट होगी, तो इसकी वेलोसिटी v नॉट तो ग्राउंड फ्रेम में ऐसे होगी कि नहीं होगी। एलिवेटर के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, कंफर्म समझ में आ गया। लेकिन इस पर नेट फोर्स भी 0 होने चाहिए। नेट फोर्स 0 होने के लिए इसको किस पे आना पड़ेगा, अपनी ईएलपी पे आना पड़ेगा। किस पे आना पड़ेगा, इसको अपनी ईएलपी पे आना पड़ेगा। तो ईएलपी जो इसकी होगी भाई वो कितनी हो जाएगी, देखो जल्दी से फास्ट। भाई नीचे फोर्स कौन सा लग गया mg, ये डिस्टेंस मान लीजिए इसकी x नॉट मान लेता हूं मैं, जहां पे ईएलपी थी। ऊपर फोर्स कितना लग गया kx नॉट। तो ईएलपी क्या होगी कि mg बराबर क्या हो जाएगा kx नॉट। तो यहां से आप देखोगे तो बच्चों x नॉट का वैल्यू आ जाएगा हमारा mg बाई k के बराबर। एक तो कहानी देखो ये हो गई। अब ये कह रहा है कि लिफ्ट को आपने सडनली स्टॉप कर दिया, पहले ये सब साथ साथ नीचे आ रहे थे, अब लिफ्ट सडनली स्टॉप हो गई। जब लिफ्ट सडनली स्टॉप हो जाएगी तो ड्यू टू इनर्शिया क्या इस वाले ब्लॉक को, ये तो मासूम ब्लॉक है, जैसे हम चलते रहते हैं हमारी बॉडी को वैसे चलने की आदत हो जाती है। लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो ने समझाया था, वो आपको पता होगा। तो भैया लिफ्ट स्टॉप हुई है, इस ब्लॉक को थोड़ी ना पता है कि लिफ्ट स्टॉप हो गई। तो ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, जैसे ही लिफ्ट रुक जाएगी तो ये वाला ब्लॉक तो कंटिन्यूस v नॉट से नीचे चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ईएलपी पर इस वाले ब्लॉक के पास, ईएलपी पर इस वाले ब्लॉक के पास वेलोसिटी आ गई कितनी v नॉट, और ईएलपी पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब, और मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर होती है a ओमेगा, और वो किसके बराबर आ गई बोलो भाई v नॉट के बराबर। तो इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा v नॉट बाई ओमेगा। वी कैन चेक द आंसर। पहला एम्पलीट्यूड इज v नॉट बाई ओमेगा, यस। इनिशियल फेज ऑफ ब्लॉक इज पाई, तो ये बच्चों गलत हो गया क्योंकि इनिशियली वो किस पर था, अपनी ईएलपी पे था, और ईएलपी पे जो फेज होगा इनिशियल फेज, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो बी तो गलत हो गया। सी इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। एक्स बराबर हम क्या लिखते हैं बोलो भाई, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। इनिशियल फेज इसमें क्या हो गया 0, तो एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी आ गई v नॉट बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो चेक करो सही है कि गलत है। लेट मी चेक द आंसर, यस इट इज करेक्ट। नेक्स्ट, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज v नॉट, यस। तो करेक्ट आंसर बच्चों बी होना चाहिए, और आप देख भी सकते हैं करेक्ट आंसर कौन सा इसका, बी। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सिचुएशन द ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर आर फिक्स्ड व्हाइल लेंस इज परफॉर्मिंग SHM to principal axis which is amplitude is 4 mm. The mean position of lens of object lies on the principal axis as such. Okay. तो देखो यहां पर हमारा लेंस रखा हुआ है, ये हमारा क्या रखा हुआ है बोलो भाई, लेंस। कोई भी लेंस ले लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है देखो भाई जल्दी से फर्स्ट, ये लेंस आ गया, बाय डिफॉल्ट हमने कॉनकेव लेंस ले लिया। अब इसकी जो दो इमेज बनेगी, इसकी कितनी इमेज बनेगी बोलो भाई, दो इमेज बनेगी। उन दोनों के बीच का हमको क्या निकालना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो होगा क्या बेटा, क्वेश्चन ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस थी पहले, ठीक। तो एक बार बच्चों ये ऐसे हो गया। अब लेंस मान लीजिए अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे गया, तो यहां पे आ गया कि नहीं आ गया। तब इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली होगी कि नहीं होगी भाई, बोलो जल्दी से फर्स्ट। तो उस समय पे ये डिस्टेंस कितनी आ गई बोलो भाई, 4 mm आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहीं पे बैठा है। एक बार ये वाला लेंस नीचे गया कि नहीं गया, देखो जल्दी से फास्ट एक्सेशन करता हुआ। तो उस समय पे बच्चों ऑब्जेक्ट की लेंथ ये वाली हो जाएगी, तो 4 mm। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो लेंस है भाई, ये वाला ऑब्जेक्ट जब ये ऊपर जाएगा तब तो ऑब्जेक्ट इसको नीचे दिखाई देगा, जब नीचे जाएगा तो ऑब्जेक्ट इसको ऊपर दिखाई देगा। लेकिन दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कितना रहेगा बोलो भाई, 30 रहेगा। यहां पे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगा बोलो भाई, 30 रहेगा। अच्छा बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है तो बच्चों हम इसका मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन। लेट मी सी द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है तो बच्चों वो कैसे निकाल सकते हैं, देखो भाई लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए पहले, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v आपको फाइंड करना है, 1/u आ गया माइनस का 30 इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू कितना के बने 20, तो ये आ गया 20।
तो यहां से बच्चों v का वैल्यू निकाल लेंगे, 1/v का वैल्यू आ जाएगा 1/20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वापस से माइनस 1/30, तो v का वैल्यू यहां से बच्चों आ गया माइनस का 60। v का वैल्यू कितना आ गया बोलो भाई जल्दी से फास्ट, 30, सॉरी प्लस का 60, ये प्लस का 60 आ गया। तो मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेंगे, मैग्निफिकेशन क्या होता है इसका, v बाई यू के बराबर, v आ गया 60, u बराबर -30, तो मॉड अगर देखेंगे तो मैग्निफिकेशन आ गया इसका 2, मतलब सीधी सी बात है इसका मैग्निफिकेशन कितना आएगा 2 का मतलब ये हुआ कि इमेज इसकी कहीं यहां पे बनेगी, देखो जब ये यहां पे होगा और यहां पे होगा भाई, देखो सच में अगर मैग्निफिकेशन देखेंगे तो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि एक ऊपर होगा तो दूसरा कहां होगा, नीचे। अगर इस वाली पोजीशन पे ऑब्जेक्ट नीचे दिखाई देगा तो इमेज कहां पे दिखाई देगी, ऊपर। ऑब्जेक्ट कितना नीचे है 4, मैग्निफिकेशन कितना है 2, तो एक्चुअल में यहां से 8 mm ऊपर दिखाई देगा। आगे बात समझ में, सेम इस वाली पोजीशन के ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज कहां दिखाई देगी, नीचे, तो इमेज यहां से 8 mm नीचे दिखाई देगी बच्चों। आगे बात समझ में। अब तो इसकी इमेज बन गई कि नहीं बन गई, अब बच्चों जो इमेज बनेगी वो किससे बनेगी, प्लेन मिरर से बनेगी। लेकिन प्लेन मिरर के केस में अगर ये यहां पर है तो इमेज इसकी यहां पे बन गई, ये यहां पर है तो इमेज यहां पे बन गई कि नहीं बन गई। तो इमेज एक I1 यहां पे आ गई, एक इमेज I2 यहां पे आ गई, क्योंकि इसमें तो बच्चों क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम रहती हैं, और प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। पहले इमेज फॉर्मेशन किससे होगा, लेंस से, फिर इमेज फॉर्मेशन किससे होगा, मिरर से। तो हमको एक्चुअली में बेटा ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। देखो 8 4 4 और 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24, तो करेक्ट आंसर आना चाहिए 24। देख रहे आंसर बच्चों कितना दिया हुआ है 24 mm 24 सेंटीमीटर, बी आंसर होना चाहिए इसका, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन की ओर। A particle is executing simple harmonic motion with time period 2 seconds. When it is at extreme displacement from its mean position, it receives an additional energy equal to had its mean position. तो देखो जब ये extreme when it is at extreme position from its mean position, देखो बच्चों जब ये extreme position पर है तो देखो होगा क्या, देखो बच्चों यहां पर समझने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे था तो यहां पे आ गया, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर होगी। आगे बात समझ में। अब ये कह रहा है देखो कि व्हेन इट इज एट एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इट रिसीव द एडिशनल एनर्जी। अच्छा यहां पे काइनेटिक एनर्जी पहले क्या होगी, 0। यहां पे देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या होती है, 0, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, याद करो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होती है। अब नई सिचुएशन में क्या हो गया भाई, नई सिचुएशन में क्या हो गया कि जो ये यहां पे था तो इसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी तो यहां पे उतनी ही थी जितनी की पहले थी, हाफ के स्क्वायर, लेकिन एक एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी और आ गई कि नहीं आ गई, और वो कितनी होगी बोलो भाई, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। नहीं आया समझ में। तो टोटल पोटेंशियल बच्चों देखो, तो देखो अब आप ऐसे समझने की कोशिश करेंगे तो इसकी टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, आप ऐसे समझने की कोशिश करेंगे, टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गई, के स्क्वायर के बराबर आ गई कि नहीं आ गई। और टोटल एनर्जी किसके बराबर आती है, हाफ के तो चेंज हुआ नहीं, फोर्स कांस्टेंट तो चेंज हुआ नहीं, तो हाफ के इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जब टोटल एनर्जी बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो देखो के से तो के कट गया कि नहीं कट गया, तो न्यू एम्पलीट्यूड इसका कितना आ जाएगा बोलो भाई, पहले वाले का √2 टाइम्स आ गया। तो पहला एम्पलीट्यूड विल चेंज एंड बिकम √2 टाइम्स, तो ये सही है। इट्स पीरियड टाइम विल बी इक्वल टू 4 सेकंड। देखो टाइम पीरियड बच्चों चेंज नहीं होगा क्योंकि टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है, √k/, है 2π इंटू √k/, है। तो ये 2π इंटू √k/m है बच्चों। एक मिनट, k/m तो क्या होता है, k/m होता है ओमेगा, ये m/k बनेगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा m/k। फिर भी टाइम पीरियड चेंज एक्चुअली में नहीं होगा, इसमें क्या चेंज नहीं होगा बेटा बोलो, टाइम पीरियड। इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी, टाइम पीरियड की जो वैल्यू होगी वो होती है 2π √m/k। ना तो m चेंज हुआ ना k चेंज हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं होगा पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज नहीं करेगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी। इट विल कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, नो ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया इसका, फर्स्ट। चेक द आंसर, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द फिगर स्प्रिंग आर कनेक्टेड टू द रॉड एट वन एंड एट मिड पॉइंट, द रॉड हिंज्ड एट इट्स लोअर पॉइंट, द रोटेशनल एसएचएम ऑफ द रॉड विल अकर ओनली इफ। हमें को निकालना है कि ये रोटेशनल एसएचएम करेगा, मतलब एंगुलर एसएचएम होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको यहां से थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस करा देते हैं, ऐसे स्लाइटली डिस्प्लेस करा देंगे। तो मान लीजिए बच्चों कि पहले जो आपकी रॉड ऐसे थी, अब उसको हमने स्लाइटली डिस्प्लेस करवा करके वो बच्चों यहां पे ले आए, तो यहां से यहां तक उसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कितना हुआ, x। तो ये रॉड तो सेंटर से जुड़ी है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मान लेते हैं x/2।
कितना होगा x/2। अगली बात समझ में? तो इस वाली रॉड की जब आप FBD बनाएंगे बच्चों, अच्छा एंगुलर SHM हो रहा है तो एंगल थीटा बहुत छोटा होता है, तो एक तो फोर्स यहां पे लग गया भाई। ये वाली स्प्रिंग को जब आप ऐसे लेके गए तो कितना कंप्रेस हुई, x कंप्रेस हुई, तो एक तो स्प्रिंग फोर्स यहां पे कितना लग गया kx, और ये वाली स्प्रिंग इलोंगेट हुई तो वापस से यहां पे एक फोर्स कितना लग गया बोलो भाई, kx/2, और एक फोर्स कौन सा लग रहा होगा, mg। अब होगा क्या बच्चों कि ये दोनों फोर्स तो इसको इधर रोटेट कराने की कोशिश करेंगे, mg वाला फोर्स नीचे जाने की कोशिश करेगा। अगर ये SHM करेगा तो वापस से अपनी पोजीशन को रिस्टोर करेगा, तो वापस से पोजीशन को रिस्टोर करेगा तो क्या होगा बोलो भाई, टॉर्क ऑफ kx प्लस टॉर्क ऑफ kx/2 मस्ट बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ mg। अगली बात समझ में, मस्ट बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ mg। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी बच्चों तब जाकर के हम बोल सकते हैं कि क्या होगा बोलो जल्दी से फास्ट, ये सिचुएशन मेंटेन होगी। अब इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, फोर्स कितना है बोलो भाई, kx इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, तो ये लेंथ l थी तो परपेंडिकुलर लेंथ इसकी कौन सी हो जाएगी, ये वाली होगी कि नहीं होगी, ये l है तो ये l cos थीटा, तो ये आ गया l cos थीटा प्लस टॉर्क k इंटू x/2, तो फोर्स आ गया। अब इसके लिए ये वाली लेंथ कितनी होगी, l/2, तो ये आ जाएगा l/2 cos थीटा ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ mg। फोर्स तो mg आ गया, उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी बच्चों, ये वाली होगी कि नहीं होगी, ये वाली डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी बोलो जल्दी से फास्ट, ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, l/2 cos थीटा l/2 sin थीटा, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, l/2 sin थीटा, तो ये हो गया l/2 sin थीटा। अगर थीटा छोटा है तो क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1, तो ये बन जाएगा k इंटू एक्सएल प्लस ये बन जाएगा kxl/4 ग्रेटर देन mg, ये बन गया l/2, और sin थीटा क्या बन गया, थीटा। अगर थीटा छोटा है बच्चों तो इसको हम एक आर्क मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, तो ये आर्क हो गया कितना, kx, r बराबर क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस, एंगल कितना है थीटा, रेडियस क्या बन जाएगी l, तो थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, kx/l आ जाएगी, यहां से थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, kx/l बच्चों। तो अगर मैं ढंग से देखूंगा, समझने की कोशिश करना बच्चों, यहां से यहां तक इसको सॉल्व किया मैंने तो ये कितना आ गया, 5kxl/4 मस्ट बी ग्रेटर देन mg l/2 इंटू थीटा। अब थीटा की वैल्यू डाल देंगे इसमें, तो थीटा की वैल्यू जो आएगी भाई, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से देखो जल्दी से फास्ट सोल्व करने की कोशिश करो, kx/l, ये आ गया कि नहीं आ गया भाई, तो देखो इस वाले l से तो l कट गया, इस वाले l से तो l कट गया, और kx से यहां से kx कट गया भाई, तो kx से अगर kx कट जाएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, लेट मी चेक। तो बच्चों यहां से तो kx से kx कट गया, लेकिन रिलेशन में हमको क्या लिखना है, k के बारे में रिलेशन बताना है। तो जब k के बारे में ही हम रिलेशन बताएंगे बच्चों, तो मुझे लगता है कि हमें को थीटा की जगह kx/l नहीं लिखेंगे, तो इस वाले फॉर्मूले से हम नहीं लिखेंगे इसको। तो एक काम और कर सकते हैं कि जब देखो आपको पता है कि थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो, tan थीटा के बराबर, और इसी की वैल्यू किसके बराबर होती है, थीटा के बराबर बच्चों, जल्दी से फास्ट। तो यहां से इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो भाई, देखो ये कितना हो गया भाई, ये रॉड की इसकी अप्रोक्सीमेटेड लेंथ कितनी होगी, l के बराबर होगा, और ये लेंथ किसके बराबर होगी, x के बराबर होगी कि नहीं होगी, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, x/l, तो ये क्या हो जाएगा x/l। तो थीटा की वैल्यू बच्चों kx/l ना लिख करके हम क्या लिख देंगे, x/l लिख देंगे, सॉरी बच्चों वापस से काउंट करना पड़ेगा, या फिर साइन थीटा की वैल्यू जो हम लिख देंगे वो क्या लिख देंगे, जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो, यहां से एक मिनट, इसकी वैल्यू जो हम यहां से लिख देंगे, देखो यहां पर थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो mg l/2 तो लिख लिया, और थीटा की वैल्यू लिख देंगे यहां से x/l। तो आप एक काम करो, x से x को काट दो, और इस वाले l से ये वाला l कट गया, 2 से एक बार, 2 से कितनी बार गया, 5, 2 बार, तो यहां से यहां पे ऊपर क्या बचेगा, देखो जल्दी से फास्ट, 5/2 kl इज ग्रेटर देन, इक्वल टू का साइन भी नहीं आएगा बच्चों, इक्वल टू mg, केवल mg बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, तो यहां से k ग्रेटर देन आ गया 2mg डिवाइडेड बाई 5 और l भी नीचे आ गया तो 5k, तो करेक्ट आंसर 2/5 बनना चाहिए ना, तो सी आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं, यस करेक्ट आंसर इज सी बेटा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्मॉल ग्लास बीड ऑफ मास m initially at rest starts from a point at a height above the horizontal, then it rises to the inclined plane BC, okay, assuming no loss of energy and sufficient friction of pure rolling, then time period of the oscillation of the glass bead। तो देखो ये वाली ग्लास बीड देखो ऐसे आएगी बच्चों,
और फिर ये कैसे जाएगी बोलो जल्दी से फास्ट बच्चों, बोलो ऊपर जाएगी ऐसे। तो यहां से यहां तक का टाइम अगर t1 मान लेते हैं तो यहां से यहां तक का टाइम कितना मान लेते हैं t2। तो जितना टाइम नीचे आने में लगेगा उतना टाइम ऊपर जाने में लगेगा, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और यहां पे इसकी हाइट h है तो पक्की बात है यहां पर भी ये जो ऊपर जाएगा बेटा, कहां जाएगा बेटा बोलो? ऊपर। तो ऊपर भी इसकी जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी? h रहेगी, क्योंकि जितना यहां पे पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा उतना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। वापस से सारी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करने के लिए सेम पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा, तो ये h होगा तो ये भी h होगा। अच्छा, अगर ये h है बेटा तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी यहां से यहां तक की? h बाई साइन थीटा 1। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा यहां से यहां तक की? यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस हो जाएगी h बाई साइन थीटा 2। और यहां पे इनिशियल वेलोसिटी की क्या होगी बेटा बोलो जल्दी से फास्ट? 0। तो अगर मैंने यहां से यहां तक का टाइम t1 निकालना है तो टाइम t1 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? s बराबर क्या लगा दूंगा? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? h बाई साइन थीटा 1। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई प्लस हाफ a। अब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा? g साइन थीटा। तो g साइन थीटा 1 इंटू t1 का स्क्वायर। तो यहां से t1 का वैल्यू आ जाएगा 2h बाई जी का रूट इंटू 1 बाई साइन थीटा। आगे बात समझ में? और सिमेट्री से बच्चों ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं? t2 फाइंड कर सकते हैं क्योंकि दोनों में सिमेट्री है। सिंपल सा 2h बाई जी, बस ये क्या आ जाएगा बोलो भाई? 1 बाई साइन थीटा 2। तो यहां से यहां तक जाने में टाइम t1, यहां से यहां तक जाने में टाइम t2, वापस यहां तक जाने में टाइम t2, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा? t1। तो अगर इसका टोटल साइकिल का टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम, तो वो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2। आगे बात समझ में? तो बच्चों t1 प्लस t2 को जोड़ देंगे, t1 प्लस t2 को जोड़ेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से बोलो जल्दी से फास्ट? कि ये चीज तो कॉमन आ गई, तो 2 तो कॉमन आ गया ये वाला, और बच्चों ये वाला कॉमन आ गया, रूट 2h बाई जी। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 बाई साइन थीटा 1 प्लस 1 बाई साइन थीटा 2। कोई आंसर मैच कर रहा है? मुझे लग रहा है 2h बाई जी। तो 2h बाई जी जब जाएगा, मुझे लग रहा है सी आंसर मैच कर जाना चाहिए, क्योंकि 2 जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। वी कैन चेक द आंसर। करेक्ट आंसर इज बी। बच्चों क्या गलती हुई है अपनी यहां पे? देखो चेक करो जल्दी से फास्ट। 1 मिनट। अज्यूमिंग नो लॉस ऑफ एनर्जी सफिशिएंट एंड फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग। ओहो, हमने इसको कौन सा मोशन करवा दिया बच्चों बोलो? सिंपल सा मोशन करवाया है, जबकि यहां पर जो मोशन हो रही है वो हमने ध्यान नहीं दिया। वो कौन सी मोशन हो रही है? प्योर रोलिंग मोशन हो रही है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? रोलिंग के केस में जो इसका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन रोलिंग के केस में उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और उसकी वैल्यू क्या होती है? जी साइन थीटा 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। तो सबसे पहले जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने जी साइन थीटा ली है वो जी साइन थीटा ना लेकर के कुछ और रही होगी। और यहां पर ये बीड है, तो स्मॉल ग्लास बीड को बच्चों हम ट्रीट करेंगे परफेक्ट सॉलिड स्फीयर। परफेक्ट सॉलिड स्फीयर। आगे बात समझ में? हम क्या ट्रीट करेंगे? परफेक्ट सॉलिड स्फीयर। तो जो गलती यहां पे बच्चों की हुई है, मैंने बिना क्वेश्चन को पढ़े सॉल्यूशन जो बनाया है, वो प्लीज बच्चों ऐसी गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इज इट ओके टू ऑल? आगे बात समझ में बच्चों? है ना भाई? तो देखो निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो जल्दी से फास्ट। तो यहां से कर देते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों में अगली स्लाइड में निकाल लेता हूं। एक्सेलरेशन देखो इसका कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन इसका कितना आ जाएगा? जी साइन थीटा। अच्छा, अब आप कहेंगे देखो बच्चों ये तो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग होने के बावजूद भी मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं। कैसे? कि मैं इस वाले पोर्शन को कट करके अगले वाले पोर्शन को फिर मैं वापस से उसको रिकॉर्ड करूं, क्योंकि मुझसे तो गलती हो गई, अब मेरा तो क्या होगा। आपको ऐसे नहीं करना है। जो भी गलती आप करते हो सबसे पहले उसको स्वीकार करना सीखो। जब आपने गलती स्वीकार की, भैया आपने ढंग से पढ़ा नहीं, आपने इसको पॉइंट पार्टिकल की तरह ले लिया, क्योंकि पॉइंट पार्टिकल जब नीचे आता है तब एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है, लेकिन रोलिंग करके आएगा तो एक्सेलरेशन ये वाला होगा। तो इसलिए मैंने भी गलती की है, तो आप भी अगर ऐसी कोई गलती करते हैं तो उसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। आगे बात समझ में? मैं काट नहीं रहा हूं इस वाले पोर्शन को, इसके बावजूद भी किस लिए नहीं काट रहा, क्यों नहीं काट रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई ये वाली बात? कि आपने गलती की है तो उसको वापस सुधारो। आपको तुरंत समझ में आ गया, आंसर मैच नहीं किया तो भैया क्या गड़बड़ है। अब आगे चलते हैं बच्चों, लेकिन एग्जाम में ऐसी गलती मत करना बस, क्योंकि एग्जाम में आंसर मैच करने का ऑप्शन नहीं होता। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी जी साइन थीटा 1 प्लस आई
आई की वैल्यू क्या होती है 2/5 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई mr स्क्वायर। इससे तो ये कट गया, तो यहां से आ जाएगा 5/7 g sin थीटा। तो जो आप एक्सेलरेशन g sin थीटा डाल रहे थे उसकी जगह क्या आएगा 5/7। बस बच्चों यही चेंज करना है। अब देखो मैं इसी में क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। देखो बच्चों कैसे कि जहां पर आपने एक्सेलरेशन g sin थीटा डाला है उसकी जगह क्या डाल दो 5/7 g sin थीटा। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, इसकी जगह आपको लिख देना है 2 आ गया 5/7 g sin थीटा। तो अब 7 दूनी कितने हो गए 14 ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाई 5। तो यहां पे क्या बचेगा देखो जल्दी से फास्ट बच्चों, बोलो यहां पे क्या बचेगा देखो जल्दी से फास्ट। तो इसका मतलब ये वाली टर्म भी गलत होगी हमारी, ये वाली टर्म भी गलत हो जाएगी हमारी, ये वाली टर्म भी गलत हो जाएगी हमारी। बस बाकी सब तो सही सही आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो यहां पे कितना आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 14h डिवाइडेड बाई 5g और साइन थीटा 1 स्क्वायर बनेगा तो ये आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे यहां पे आ जाएगा ये 14/5 h/g। तो h आ गया डिवाइडेड बाई क्या आ गया g। यहां तक कोई दिक्कत किसी को बेटा। अब ये वाली वैल्यू आप यहां पे पुट कर देंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 14h/5g। तो देखो ऑटोमेटिकली आंसर मैच कर गया, कौन सा बेटा बोलो बी। तो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा बी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो 12 में क्या कह रहा है, a wire frame in the shape of equilateral triangle is hinged at one vertex so that it can swing freely in vertical plane with a plane of area del is always remain vertical। मतलब del हमेशा किसमें रहता है vertical। the side of frame is 1/√3 मीटर, the time period of the small oscillation। जैसे मान लीजिए बच्चों ये हमारा क्या हो गया बोलो जल्दी से फास्ट, ट्राइंगल हो गया। इसकी लेंथ अभी मैं L मान लेता हूं, लास्ट में वैल्यू डाल दूंगा। ये वाला पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया, यही तो कह रहा है ना वर्टेक्स एट हिंज्ड एट वन वर्टेक्स। तो ये बच्चों ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, एक्चुअली इसी प्लेन में घूम रहा होगा कि नहीं घूम रहा होगा, इस वाली एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूम रहा होगा कि नहीं घूम रहा होगा बोलो जल्दी से फास्ट। तो हमको इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो ये बच्चों किसकी तरह काम करेगा, फिजिकल पेंडुलम की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, फिजिकल पेंडुलम की तरह। और अगर इसका प्लेन यही है तो ये वाली एक्सिस होगी कि नहीं होगी, इसकी इस वाली एक्सिस के बाद पास करेगा कि नहीं करेगा। और फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है 2π√I/mz। अब मुझे क्या निकालना है बोलो जल्दी से फास्ट, आई की वैल्यू फाइंड करनी है पहले। तो सबसे पहले तो मैं आई की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। देखो इस वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले पॉइंट के बाद कितना हो जाएगा, मान लीजिए सारी रॉड का मास सेम है, इसका भी m, इसका भी m, इसका भी कितना होगा m। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ml²/3, इसका भी कितना आ जाएगा ml²/3। अब बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। इसका कैसे करेंगे, इसका सॉल्व करने के लिए मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देता हूं। पहले इस वाली रॉड का इसके बाद निकाल लेता हूं और फिर इस वाली एक्सिस के बाद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो जल्दी से फास्ट। अगली बात समझो बेटा जल्दी से फास्ट बोलो। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस वाली रॉड का इस वाले पॉइंट के बाद निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, वो तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है ml²/12 प्लस ये वाली डिस्टेंस, अगर ये l है ये एंगल इक्विलेटरल होगा तो 60, तो ये डिस्टेंस कितनी जाएगी √3l/2। तो ये आ जाएगा m × 3l²/4। ये आ गया। जब हम इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं तो i का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा ml² कॉमन निकाल दीजिए, यहां पे बचेगा 2/3 प्लस 1/12 प्लस 3/4। ये आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 हो गया, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाले, तो 4 12 12 12, तो 12 तो नीचे आ गया, एक तो आ गया ml², नीचे तो कितना आ गया 12, यहां पे 4 दूनी 8 हो 1 9 और 9 9 18। ये आ गया कि नहीं आ गया, 6 से कट गया ये, तो 6 से कटेगा तो आएगा 3 ml²/2। ये तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमको डी का वैल्यू निकालना है। डी क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा कि नहीं होगा बोलो भाई। तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस एक्चुअली ये वाली होगी, ये वाली से। और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है √3l/2। तो ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है कि नहीं करता है। तो डी का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा √3l/2। तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2:1, मतलब टोटल रेशियो कितना आ गया 3। उसको कितना टाइम मिलेंगे 2 टाइम्स, तो 2 से 2 कट गया कि नहीं कट गया बोलो भाई। तो ये आ गया कितना l/√3। कितना आ गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी l/√3। अब बच्चों फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम पीरियड कितना आ गया t = 2π √i। i का वैल्यू देखो कितना है हमारा 3/2 ml² डिवाइडेड बाई m। अब बस m की वैल्यू गलत मत पुट कर देना, क्योंकि देखो m आपने इसका माना इसका माना इसका माना, तो टोटल मास कितना हो गया आपका 3m। तो ये 3m आ गया mg × d, और d कितना आ गया l/√3। देखो इससे ये कट गया कि नहीं कट गया, m से m कट गया कि नहीं कट गया।
सॉरी बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा देखो जल्दी से फास्ट भाई। अब यहां से अगर जब तुम वैल्यू पुट करेंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ, देखो ये 3 और ये 3, तो ये बचेगा कितना, देखो 3 तो ऊपर बचा, एक एल ऊपर बचा, डिवाइडेड बाई ये 3 ये 3, तो ये बचेगा 2 तो ये वाला आ गया इंटू रूट 3 इंटू कितना आ गया जी, ये आंसर आ गया। अब वैल्यू क्या डालनी है हमको देखो जल्दी से फास्ट, एल की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो एल की वैल्यू कितनी डाल देंगे 1/√3, तो ये आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ 3/2√3, एल की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3 इंटू कितना आ गया 10 बच्चों। आगे बात समझ में, तो √3 से 3 कट गया कि नहीं कट गया, और √10 से पाई कट गया, तो आंसर कितना आ गया 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 1/2, तो आंसर आ गया सीधा सीधा √2। चेक द आंसर, √2। द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड स्मॉल पेंडुलम इन फ्रेम विल बी, पाई के टर्म में आंसर फाइंड करना है हमको बच्चों, किसके टर्म में फाइंड करना है आंसर, पाई के टर्म में। तो पाई के टर्म में अगर आंसर फाइंड करेंगे, पाई के टर्म में आंसर फाइंड करना है बच्चों, तो लेट मी चेक द आंसर पाई के टर्म में क्या आएगा। तो बच्चों जो पाई के टर्म में आपने ये काटा है इसको नहीं काटना है, 1 मिनट, तो यहां से आपको वापस हटा देना है इसको और सॉल्व करना है तमीज से। तो तमीज से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ऊपर केवल पाई आ रहा है, तो इस वाले 2 को भी अंदर ले जाएंगे आप, तो पाई को तो जैसे छोड़ दो, इस वाले 2 को अंदर लेके गए तो कितना हो गया 4, 3 से तो 3 कट गया था, ये कितना आ गया था बोलो भाई 2 तो ये वाला आ गया कि नहीं आ गया बोलो जल्दी से फास्ट, और 10 ये वाला आ गया कि नहीं आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 से एक बार, सॉरी ये आएगा 20, तो ये टोटल कितना बचेगा 5, तो आंसर आ जाएगा 5/√5, पाई/√5, तो चेक द आंसर पाई/√5, तो करेक्ट आंसर इज डी बच्चों। क्लियर है, तो आपको ये देख लेना होता है कि आंसर किस फॉर्म में लाना है क्या नहीं है, सारी चीजें बच्चों आपको करनी है। ओके बच्चों, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन बेटा, तो बढ़ते हैं बच्चों अपने 13 क्वेश्चंस की ओर। तो 13 क्वेश्चन में देखो भाई क्या है कि 2 इक्वेशन है हमारे पास में। पहला इक्वेशन क्या गिवन है देखो भाई, y = 2a cos स्क्वायर ओमेगा टी। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो आपको पता है कि एसएचएम में स्क्वायर फंक्शन का तो कोई मतलब नहीं होता, तो इसको हम लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लीनियर फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 + cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो y का वैल्यू आ जाएगा यहां से a/2, सॉरी y का वैल्यू यहां से आ जाएगा बच्चों कितना, a + a cos 2 ओमेगा टी। आगे बात समझ में, तो यहां से बच्चों जब आप देखेंगे y - a, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बन गया, इक्वल टू क्या आ गया a cos 2 ओमेगा टी, मतलब इसका एम्पलीट्यूड कितना आ गया बोलो जल्दी से फास्ट भाई a, और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बोलो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो, वो कितनी आ गई 2 ओमेगा। टी का कोफिशिएंट क्या बनता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है हमको, y = a sin ओमेगा टी प्लस √3 cos ओमेगा टी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि इसको एक लीनियर फंक्शन बना लेते हैं। तो आपको अच्छे से पता है इसको लीनियर फंक्शन बनाने के लिए मैं 2 से डिवाइड करूंगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा देखो भाई 2a n2, इसको हम लिख सकते हैं sin ओमेगा टी एंड cos 1/2 बनेगा, और cos में 1/2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है 30 की, cos 30, ऐसे ही √30/2 बनेगा, √3/2 बनेगा, √3/2 सॉरी cos में जो वैल्यू होती है 1/2 वो किसकी होती है 60 की, तो 30 की जगह क्या आ जाएगा बोलो भाई 60, तो यहां पे क्या आ जाएगा जल्दी से फास्ट देखेंगे बच्चों 60, तो एक cos 60 आ गया, ऐसे यहां पे क्या आ जाएगा sin 60, और ये बन गया cos ओमेगा टी। तो आपको पता है बच्चों देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया बताइए जल्दी से फास्ट, ये किसका फॉर्मूला बन गया बताइए जल्दी से फास्ट, और ये जिसका फॉर्मूला भी बना है वो उससे लीनियर फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो, तो ये बन गया भाई देखो जल्दी से फास्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो जल्दी से फास्ट, y = 2a sin ओमेगा टी प्लस 60। तो यहां से अगर इसका एम्पलीट्यूड चेक करेंगे बच्चों तो कितना आ गया बोलो भाई 2a, और जब इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो वो किसके बराबर आएगी ओमेगा के बराबर। अब बच्चों आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन ओनली वन ऑफ दीज एसएचएम, गलत हो गया क्योंकि ये भी एसएचएम का इक्वेशन है और ये भी एसएचएम का इक्वेशन है। रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम स्पीड, तो अगर आप v1 की मैक्सिमम स्पीड फाइंड करेंगे, मैक्सिमम स्पीड क्या होती है a ओमेगा, तो ये कितनी आ जाएगी 2a ओमेगा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड a है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, और v2 की जब मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी 2a ओमेगा। तो इन दोनों का बच्चों जो आएगा रेशियो वो 1:1, तो b गलत हो गया, c सही हो गया।
द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है, a इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अगर इसका देखेंगे पहले वाले का तो यह जाएगा 4a ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा क्या आ जाएगा 4। और जब a2 की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो इसका बच्चों कितना आएगा 2a ओमेगा स्क्वायर। तो इसका रेशियो तो 2:1 दिखाई दे रहा है मेरे को, क्वेश्चन में क्या दिया है 1:4, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका मेरे अकॉर्डिंग केवल और केवल कौन सा होना चाहिए, सी होना चाहिए बच्चों। लेट वी चेक द आंसर। करेक्ट आंसर इज सी बच्चों, देख लो सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में क्या है बच्चों, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है भाई। कैसे फेवरेट क्वेश्चन है देखो भाई जल्दी से फास्ट। ऐसा मैंने क्यों बोला कि ये फेवरेट क्वेश्चन है, उसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। आप ऐसे देखने की कोशिश करेंगे बेटा, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, मैं थोड़ा सा इधर समझाता हूं देखो आपको, कि जैसे मान लीजिए बच्चों ढंग से देखने की कोशिश करना, ये हमारी एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसका मास कितना है बोलो भाई m। सबसे पहले मान लेते हैं बच्चों कि यहां पर इसकी एनएलपी है, यहां पर इसकी क्या है बोलो भाई एनएलपी है। और अगर यहां पर इसकी एनएलपी है तो ऐसे देखने की कोशिश करेंगे बच्चों कि सबसे पहले इसकी हमको ईएलपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यहां पे क्या होगी इसकी ईएलपी। और अगर इसकी ईएलपी मिलेगी तो यहां पर नीचे फोर्स कौन सा लग रहा होगा बोलो भाई जल्दी से फास्ट, mg। और ये डिस्टेंस मान लीजिए कितनी आ गई x0, और यहां पे ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा होगा kx0। तो ईएलपी वो होगी, वो पोजीशन होगी जहां पर mg बराबर क्या हो जाएगा kx0। तो ये पार्टिकल बच्चों एक्चुअली में इसके अबाउट ऐसे एसएचएम कर रहा होगा, ये ऐसे एसएचएम कर रहा होगा, क्योंकि जितना ऊपर जा रहा होगा उतना ही कहां पर जा रहा होगा बोलो भाई जल्दी से फास्ट, ये नीचे। इसको अगर ढंग से इसका एसएचएम बनाएंगे तो इसका बच्चों एसएचएम मान लीजिए आपने ऐसे एसएचएम कर रहा है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बच्चों अगली कंडीशन में देखो क्या कह रहे हैं, ढंग से देखने की कोशिश करना अगली कंडीशन में क्या कह रहे हैं। कंडीशन में देखो बच्चों ये कहानी हो रही है कि मान लीजिए आपकी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बच्चों वही है जो कि पहले था, लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि जब ये अपनी लोअर मोस्ट पोजीशन पे था तो ये वाली पोजीशन लोअर मोस्ट पोजीशन होगी कि नहीं होगी। तो यहां पे आपने ग्रेविटी को जीरो कर दिया, यहां पे आपने ग्रेविटी को क्या कर दिया जीरो। अच्छा ये लोअर मोस्ट पोजीशन है तो यहां पे वेलोसिटी उसकी क्या रही होगी जीरो। तो जब पार्टिकल बच्चों यहां पे था तब उसकी यहां पे भी वेलोसिटी क्या होगी बेटा बोलो जीरो होगी कि नहीं होगी। अब आप ऐसे सोचो कि पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन ये वाली थी, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो यहां पे नहीं होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एफरेंट की वैल्यू क्या होती है जीरो, लेकिन यहां पे तो mg है नहीं। तो इसका मतलब जब फोर्स के नाम पर आपके पास में केवल kx0 बचा है, तो जब इसकी वैल्यू जीरो होगी, जब इसकी वैल्यू जीरो होगी बच्चों, इसकी वैल्यू जब जीरो होगी तब जाकर के mg की तब जाके नेट फोर्स जीरो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि mg तो है ही नहीं। तो और kx0 की वैल्यू जीरो कहां पे होती है यहां पे, क्योंकि यहां पे x0 की वैल्यू क्या है बच्चों बोलो जीरो। तो इसका मतलब पहले जो इक्विलिब्रियम पोजीशन ये वाली थी तो अब बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन ये वाली मिल जाएगी। अब ये न्यू ईएलपी आ गई कि नहीं आ गई। और ये हम पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम के जितना नीचे जाता है उतना पार्टिकल कहां पर जाता है ऊपर। अच्छा इक्विलिब्रियम के नीचे कितना जाएगा, यहां पे वेलोसिटी क्या है इसकी जीरो। तो अब बच्चों जो एसएचएम होगी, जैसे पार्टिकल यहां से कहां पे जाएगा ऊपर जाएगा, फिर इसके भी ऊपर जाएगा और पार्टिकल बच्चों ऐसे एसएचएम करने लगेगा एक्चुअली। कोई दिक्कत किसी को। पहले जो एसएचएम ऐसे हो रही थी अब वो एसएचएम एक्चुअली में ऐसे हो रही है, लेकिन उसने ग्राफ किसका बनाया है भाई पहले वाले एसएचएम के अकॉर्डिंग। तो पहले वाला एसएचएम अगर देखो ऐसे कर रहा है तो इसकी लोअर मोस्ट पोजीशन चाहे इसकी मतलब पहले वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन दोनों कैसी है बोलो भाई सेम, लेकिन अपर मोस्ट पोजीशन तो ऊपर बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो बच्चों जैसे ही एसएचएम लोअर मोस्ट पोजीशन पे खत्म होगा तो ऊपर वाला तो बढ़ जाएगा लेकिन नीचे वाला कैसा रह जाएगा बोलो भाई सेम। तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा बेटा। इसका चेक कर लेते हैं आंसर। पहले में ऊपर नीचे दोनों में सेम, गलत। इसमें कम हो रहा है, ये भी गलत। इसमें बच्चों देखो नीचे वाली पोजीशन तो कैसी देनी है सेम, तो ये भी गलत। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। चेक द आंसर। यस करेक्ट आंसर इज डी बेटा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। A simple oscillating in air has time period t. The bob of pendulum is completely immersed in a non-viscous liquid. The density of liquid is this. तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ऐसे मान लीजिए कि मान लीजिए यहां पर एक पेंडुलम को हमने बच्चों सिंपल पेंडुलम देखो ऐसे आ गया। आगे बात समझ में। जब ये पेंडुलम बच्चों जब ये पेंडुलम एयर में ऑस्किलेट करता है ऐसे, तब इसका टाइम पीरियड होता है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई जी। कितना होता है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई जी। क्या इतना होता है कि नहीं होता है बोलो जल्दी से फास्ट बच्चों इसका टाइम पीरियड।
ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा बोलो भाई, थीटा। आगे बात समझ में। लेकिन जैसे ही हमने इसको इसमें डाला तो देखो इसमें क्या होगा, नीचे तो फोर्स कौन सा लग रहा था बोलो भाई, mg। ऊपर फोर्स कौन सा लग जाएगा, एक रो जी वी। रो मतलब जी वी मतलब बॉइंट फोर्स आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां पर जैसे कि हम टाइम पीरियड की अगर बात भी करते हैं तो टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी की जगह क्या ले लेंगे, जी इफेक्टिव। क्योंकि यहां पे अगर फोर्स देखेंगे तो केवल नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है बोलो भाई, mg। और यहां पर टेंशन कितनी थी बच्चों बोलो, टी। तो यहां पर एक नया फोर्स रो जी भी आ गया कि नहीं आ गया, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी। तो सिंपल सा कि भाई अब टाइम पीरियड बच्चों चेंज हो गया तो उसको टी नॉट बोल देते हैं। पहले टाइम पीरियड इतना था कि नहीं था बोलो जल्दी से फास्ट, ये वाला टाइम पीरियड था। तो अगर दोनों टाइम पीरियड में मैं रिलेशन निकालना चाहूं तो टी नॉट बाई टी अगर करेंगे बच्चों तो ये आंसर कितना आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ। देखो एल से में टी नॉट के नीचे यहां पे आएगा जी इफेक्टिव और टी के साथ में कितना था भाई जी, तो जी यहां पे आ गया। अब मैं जी इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। जी इफेक्टिव इस केस में कितना होता है, आपने फ्लूइड में पढ़ाई होगा। जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है इस केस में, जी इनटू 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू रो ऑफ बॉब, जिसका ये बॉब बना हुआ है। क्या यही जी इफेक्टिव आएगा कि नहीं आएगा बोलो जल्दी से फास्ट। अब बच्चों हम इसकी वैल्यू अगर चेक कर लेंगे तो आपको देखो क्या दिया गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो 1/16 ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉब। मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड बराबर है 1/16 द डेंसिटी ऑफ, तो रो ऑफ एल डिवाइडेड बाई रो ऑफ बी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/16। तो यहां से बच्चों अगर आप निकालेंगे जी इफेक्टिव डिवाइडेड बाई जी, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई रो ऑफ बॉब, ये कितना आ गया 1/16। तो यहां से बच्चों जी इफेक्टिव डिवाइडेड बाई जी, इसका वैल्यू आ जाएगा 15/16। ये आ गया कि नहीं आ गया। यहां पे बच्चों इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा कितना, टी नॉट डिवाइडेड बाई टी जी बाई जी इफेक्टिव। तो जी बाई जी इफेक्टिव कितना बन जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई, देखो भाई इसका उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि जी इफेक्टिव बाई जी है, यहां पे जी बाई जी इफेक्टिव चाहिए। तो यह जाएगा 16/15 का, तो अगर आप टी नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यह जाएगा 4t डिवाइडेड बाई √15। √15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 का √15 लिख दीजिए। क्या कोई ऐसा कोई आंसर है क्या बच्चों, देखो चेक करो। तो मुझे लग रहा है 4t/√15 ये वाला आंसर, ए आंसर इसका मैच कर जाना चाहिए बच्चों। चेक द आंसर, सो करेक्ट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है हमारे पास में। 16 क्वेश्चन में देखो बच्चों हम क्या कह रहे हैं, एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को। द मास ऑफ 0.2 kg attached to a lower end of a massless spring of force constant is this, upper end which is fixed in a rigid support which is moving the following statement, in equilibrium spring will be stretched by 1 centimeter। तो देखो बच्चों एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये हमारी स्प्रिंग हो गई, देखो भाई जल्दी से फास्ट, इसका मास m है, ये मान लीजिए बच्चों इसकी एनएलपी है। एनएलपी पर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 0। लेकिन चूंकि स्प्रिंग फोर्स तो 0 आ गया, लेकिन नीचे फोर्स कौन सा लग रहा होगा, mg, तो उसके कारण से स्प्रिंग कहां पे आएगी, नीचे। तो कुछ समय के बाद बच्चों ये क्या बन जाएगी, ELP बना लेगी कि नहीं बना लेगी। तो ELP में क्या होगा कि स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, mg के बराबर हो जाएगी। तो जब आप यहां पे देखेंगे बच्चों यहां पर, तो यहां पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे बोलो भाई, नीचे फोर्स कौन सा लग रहा होगा, mg, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है बोलो भाई, मान लीजिए x0, तो ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, kx0। तो स्प्रिंग में अगर इलोंगेशन देखा जाएगा इक्विलिब्रियम के टाइम पे, तो mg की वैल्यू क्या पुट कर देंगे आप, kx0 के बराबर। अब mg की वैल्यू कितनी है 0.2, तो ये कितना आ गया 2, k की वैल्यू कितनी है 200 इंटू क्या आ गया x0, x0 का वैल्यू आ गया 1/100, लेकिन ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों इसका। अगले पे आते हैं, इफ मास इज रेज्ड टिल स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड देन रिलीज इट विल गो डाउन बाई 2 सेंटीमीटर मूविंग अपवर्ड। अब देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। अब हमने इसको कहां पे उठाया, ऊपर, मतलब हम इसको देखो यहां पे लेके चले गए, यहां पे लेके चले गए कि नहीं चले गए, और यहां से हमने इसको छोड़ा। तो आप ऐसे सोचो कि इक्विलिब्रियम के जितना ऊपर जाएगा उतना ही तो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर कितना जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो नीचे भी कितना जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो अगर आप बच्चों यहां से छोड़ेंगे जहां स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड थी, स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड कहां रहती है, एनएलपी पे, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है मुझे तो इसका। अब सी पे आते हैं बेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन विल नियरली, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो देखो हमको सबको पता है बच्चों कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी होती है जिसको आप ओमेगा बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है √k/m।
तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। के की वैल्यू कितनी थी 200, एम की वैल्यू कितनी थी 0.2, तो यह आ जाएगा √1000। √1000 को क्या लिख सकते हैं 10√10। ये ओमेगा आ गया, लेकिन आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर देखते हैं तो किसके बराबर होती है ओमेगा की वैल्यू 2πf के बराबर। तो यहां से f की वैल्यू आ जाएगी 10√10 डिवाइडेड बाई 2π। तो यह आ जाएगा बच्चों 5√10 डिवाइडेड बाई पाई, और पाई की वैल्यू लगभग √10 के बराबर होती है। अप्रोक्सीमेट इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। चेक द आंसर। यस बच्चों, ये भी करेक्ट ऑप्शन है इसमें। तो अब डी की बात कर लेते हैं। द सिस्टम इज टेकन टू द मून, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन विल बी सेम एज ऑन अर्थ। देखो फ्रीक्वेंसी पे, देखो मून पे अगर हम लेके गए तो मून पे ले जाने पे तो बेटा केवल जी की वैल्यू चेंज होती है, और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आती है वो तो √k/m से आती है ना। तो के चेंज कर सकते हैं आप मून पे ले जाने पे, और ना ही बच्चों एम चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि डी भी ऑप्शन चेंज नहीं होगा। तो ये भी करेक्ट है, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ऑल ऑप्शन भी करेक्ट। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 तक तो सिंगल करेक्ट था, 16 के बाद में मल्टीपल करेक्ट आ गया है, और 16 का आंसर होगा बच्चों ए बी सी डी। चेक द आंसर। यस बेटा, योर करेक्ट आंसर इज ए बी सी डी। सो वी कैन प्रोसीड। ओके बेटा, आगे देखते हैं। देखो भाई 17, अ पार्टिकल इज इन XY प्लेन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इज दिस, द मोशन ऑफ पार्टिकल। तो देखो सबसे पहले एक तो हमको इसका पाथ फाइंड करना है। पाथ कौन सा होगा चलो वो देख लेंगे, लेकिन ऐसे देखो बच्चों, क्या इसका पाथ टाइम पे और ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कि सर बिल्कुल कर रहा है। वो भी किसके जैसा आ रहा है? कॉस के जैसा। तो सी ऑप्शन तो होगा ही, सी ऑप्शन तो होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है। अब बाकी देख लेते हैं। तो एस वेक्टर बराबर हमको क्या दिया गया है 2i कैप कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो बच्चों देखो आई कैप मतलब एक्स कोऑर्डिनेट रहा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया इसका 2 कॉस ओमेगा टी, बाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया इसका कॉस ओमेगा टी। तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें बेटा, एक्स डिवाइडेड बाई बाई बराबर कितना आ गया 2, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई एक्स वाई। तो इसका मतलब एक्स और वाई में जो रिलेशन आ रहा है बेटा वो कैसे आ रहा है बोलो जल्दी से फास्ट भाई, लीनियर आ रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन होगा तो ये तो कभी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका ए एंड सी। चेक द आंसर भाई, ए एंड सी। ये क्वेश्चन बच्चों जो लिया गया है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का क्वेश्चन है। जब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पढ़ाया जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसी के अकॉर्डिंग इसको आप अटेम्प्ट करें। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम क्लियर है भाई सबको? आगे बढ़ते हैं बच्चों। 18 क्वेश्चन। A solid sphere of radius r floating in a liquid of density rho with half of its volume submerged if the sphere is slightly pushed and released। तो देखो पहले कह रहा है कि आधा सबमर्ज्ड है। कैसा है बच्चों बोलो? आधा सबमर्ज्ड है। मतलब मान लीजिए बच्चों ये पानी है, समझने की कोशिश करना बच्चों, या कोई भी लिक्विड है। इसमें बच्चों क्या है कि एक स्फीयर आधा सबमर्ज्ड है। अब आधा सबमर्ज कैसे हो सकता है? देखो जल्दी से फास्ट भाई, कि इस पर नीचे फोर्स कौन सा लगेगा इसका mg, ऊपर बॉइंट फोर्स लगेगा कौन सा बच्चों बोलो रो ऑफ लिक्विड g इंटू वॉल्यूम, जो कि डूबा हुआ है डिप्ड वाला। अगर बच्चों ये इक्विलिब्रियम में है तो इसकी एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी 0। तो mg बराबर आ जाएगा रो ऑफ लिक्विड इंटू g इंटू v जितना डूबा हुआ है। अच्छा m किसका आएगा? स्फीयर का। तो उसको कैसे ले सकते हैं? रो इंटू वॉल्यूम। तो ये स्फीयर की डेंसिटी आ गई, वॉल्यूम इसका पूरा आ गया, इंटू क्या हो गया जी, ये आ गया रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, और पहले आधा डूबा हुआ है तो कितना वॉल्यूम डूबेगा आधा, तो उसको v/2 लिख देंगे। तो जीबी से जीबी कट गया कि नहीं कट गया? तो सॉलिड की जो डेंसिटी होगी, स्फीयर की जो डेंसिटी होगी वो रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई 2। रिलेशन तो देखो हमको ये मिल गया कि नहीं मिल गया। अब ये कह रहा है कि अगर मैं इसको यहां से स्लाइटली डिस्प्लेस कर देता हूं, तो थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करने से अब ये क्या करेगा बोलो जल्दी से फास्ट भाई, ऐसे ऐसे एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा? तो मैंने कहा बच्चों कि इसको बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मैंने नीचे की ओर दिया। तो जब इसको बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर देंगे, दिस कलर विल नॉट सूटेबल एक्चुअली में, तो मैं चेंज कर लेता हूं कलर। तो अब इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया ऐसे। तो जो बेस बच्चों देखो यहां पे था, तो मान लीजिए ये एक्स्ट्रा नीचे कितना चला गया बोलो भाई, एक्स नीचे चला गया। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा इसका, रीस्टोरिंग फोर्स मतलब वो वाला फोर्स जो इसको एसएचएम करवा रहा होगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा? भैया आप ऐसे सोचो कि पहले आधा डूबा था
तो अब ये वापस, अब ये वाला फोर्स था ऊपर की ओर, अब आपने क्या किया, इसको नीचे लेके गए। जैसे ही इसको नीचे लेके गए तो इसका जो डिप्ड वॉल्यूम था वो बढ़ गया, तो इसका मतलब डिप्ड वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो फोर्स कहां लगेगा बोलो भाई, ऊपर। तो जो एसएचएम करेगा, जो इसको रिस्टोरिंग फोर्स देगा, वो तो वही एक्स्ट्रा फोर्स होगा ना, जितना एक्स्ट्रा फोर्स बड़ा होगा। तो जो भी रिस्टोरिंग फोर्स है वो वाला फोर्स आ जाएगा, इंक्रीमेंट इन बॉइंट फोर्स। जो बॉइंट फोर्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा बच्चों, क्या वही होगा कि नहीं होगा, बोलो जल्दी से फास्ट। अब बॉइंट फोर्स में कितना इंक्रीमेंट होगा, अब हमको इस पर काम करना है कि नहीं करना है, बोलो जल्दी से फास्ट। तो ऐसे सोचो कि जितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ा उतना ही एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये देख लेते हैं, देखो जल्दी से फास्ट। इसकी वैल्यू देखो, रो ऑफ लिक्विड आ गया इंटू जी आ गया। अब कितना वॉल्यूम भाई, एक्स नीचे गया, और इंटू इसका एरिया ले लेंगे बेस का। इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। और जो भी रिस्टोरिंग फोर्स होता है जिससे ये एसएचएम करता है बच्चों, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस का एम ए। अब देखो बच्चों, हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी उसने लिखा हुआ है कि इट स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऐसे केसेस में वी ट्राई टू सॉल्व द रिस्टोरिंग फोर्स, और उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट माइनस एम ए लिख देते हैं। लेकिन जिन क्वेश्चन में पहले प्रूफ करना होता है, फिर बच्चों हम एफबीडी बना करके तमीज से सॉल्व करते हैं। अब ये एम किसका आएगा, स्पेयर का आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से बच्चों अगली स्लाइड पे देखो, क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, क्या बनेगा देखो भाई, रो ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू माइनस का एम किसका था, स्पेयर का। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रो ऑफ सॉलिड इंटू उसका वॉल्यूम। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एक्सेलरेशन कितना आ गया, ए। एक तो बच्चों ये कहानी हो गई। तो यहां से देखो कुछ कट रहा है, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से एक आर कटेगा, और तो कुछ कट नहीं रहा। अच्छा, एक रिलेशन ये भी था हमारे पास में, रो ऑफ सॉलिड की वैल्यू रो ऑफ L/2 थी, तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो रो ऑफ L इंटू जी इंटू एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी रो ऑफ L/2। देखो ये रो ऑफ सॉलिड, रो ऑफ L/2, तो ये आ गया रो ऑफ L/2 इंटू ये आ गया हमारा कितना 4/3, एक आर बचेगा इंटू एक्सेलरेशन आ गया इसका। तो यहां से बच्चों अगर हम देखेंगे, 2 से एक बार, 2 से तो 2 कट गया, रो एल से रो एल कट गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3G/2R इंटू एक्स बराबर आ जाएगा, माइनस इधर ले जाओ, ये ए आ गया। तो ए बराबर माइनस एक्स आ गया कि नहीं आ गया। और कहानी क्या होती है कि एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या बनता है, ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3G/2R। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी की बात करनी है हमको, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, अभी भी बताई थी, 2 पाई एफ के बराबर। एफ की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 1/2 पाई √3G/2R। और चूंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर आपको एज इट इज मैच कराना है कि नहीं कराना है। तो बच्चों देखो, आंसर आपका एज इट इज मैच कर रहा है। आगे बात समझ बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दिस इज अवर 18 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 19 क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द वेटलेस स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट इज दिस, another body of 0.5 kg moving vertically upward with hit the suspension with velocity is this, get embedded into it, find the frequency of oscillation and amplitude of the motion। तो देखो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है बच्चों, एकदम ढंग से देखेंगे कि मान लीजिए सिचुएशन देखो बच्चों ऐसी है कि हमारे पास में एक बच्चों स्प्रिंग थी ऐसे, आगे बात समझ में, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के जो था उसकी वैल्यू कितनी थी, 600। ठीक, अब इसमें 1 kg का मास लटका हुआ है। कौन सा मास लटका हुआ है, 1 kg का। तो फिर से अगर देखेंगे तो मान लीजिए ये इसकी हो गई ELP, तो ये कहीं नीचे लटका होगा, यहां पे देखो जल्दी से फास्ट, सॉरी ये इसकी बच्चों पहले तो NLP होगी जहां पर ये अनस्ट्रेच्ड होगा, तो ELP ना होकर के ये क्या हो गई NLP, मतलब यहां पे स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, मतलब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। ये इसकी ELP हो गई कि नहीं हो गई। अब आप ढंग से यहां पे देखेंगे तो यहां पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो सबसे पहले तो मैं इस x0 को फाइंड कर लेता हूं। तो नीचे फोर्स कितना लग रहा होगा बोलो भाई, 10। ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, kx0। ये तो मैं इनिशियली बात करता हूं बच्चों, कैसी बात कर रहा हूं मैं, इनिशियली अगर देखेंगे बच्चों, ELP जो पहले वाली ELP होगी टकराने से पहले, उसकी वैल्यू क्या होगी, kx0, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। क्या मुझे k की वैल्यू क्या बने, 600। x0 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहां से 1/60। अब देखो ये क्या कह रहा है बच्चों, अब वाली कंडीशन में देखो क्या कह रहा है
कि इसको भाई यहां पर ये पहले रेस्ट पे था, तो इसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी बोलो भाई, 0। आई थिंक यही कह रहा है। फोर्स कांस्टेंट, अनदर बॉडी ऑफ मास इज वर्टिकली हिट सस्पेंडेड फ्रॉम द वेटलेस स्प्रिंग। ओके, अब बच्चों जब ये वेलोसिटी रेस्ट पे था तो दूसरा जो मास था, जिसका था 0.5 केजी, अब इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी और वो कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में? तो इससे बच्चों चिपक जाएगा और चिपकने के बाद में ये एम्बेडेड हो गया। तो भाई देखो 0.5 केजी तो इसका, और इसका कितना आ गया बोलो भाई जल्दी से फास्ट, यहां पे 1 केजी। तो टोटल मास इस पोजीशन पे कितना आ गया, आप ऐसे देखने की कोशिश करेंगे कि टोटल मास इस पोजीशन पर कितना आ गया। तो देखो बच्चों जल्दी से फास्ट, ये मान लीजिए स्प्रिंग की एनएलपी थी, अब टोटल मास यहां पर आ गया 1.5 केजी। अच्छा बच्चों, अब आप ऐसे सोचो कि यहां पर जो स्प्रिंग में इलोंगेशन था kx0, उसने केवल 10 फोर्स को बैलेंस किया था, लेकिन यहां पर अब नेट फोर्स नीचे की ओर कितना लग गया, 15। तो क्या इसकी ईएलपी यही रहेगी कि नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी? तो बच्चों यहां से क्लियरली लग रहा है कि इसकी जो ईएलपी होगी बेटा वो थोड़ी नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो मान लीजिए इसकी ईएलपी बच्चों यहां पे आ गई, अब ये वाली जो पोजीशन है इसकी वो न्यू ईएलपी बन गई। आगे बात समझ में? ये इसकी क्या बन गई बोलो भाई, न्यू ईएलपी। जब ये इससे टकराएगा बच्चों, तो टकराने के समय इसकी वेलोसिटी 0 है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। तो टकराने के बाद इसके पास कंबाइंड वेलोसिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सर अब वो कैसे निकालेंगे, फिर से नया लफड़ा। तो भैया ऐसे देखो, यहां पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक तो एमजी एक्ट हो रहा है और एक स्प्रिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, और दोनों के दोनों फोर्सेस बच्चों नॉन इंपल्सिव फोर्सेस हैं। और नॉन इंपल्सिव फोर्सेस की प्रेजेंस में हम शॉर्ट टाइम के लिए पीआई इक्वल टू पीएफ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग कॉलिजन जब इनकी टक्कर हो रही होगी तो फोर्स शॉर्ट टाइम हम क्या लगा सकते हैं बोलो भाई जल्दी से फास्ट, पीआई इक्वल टू पीएफ। तो इनिशियली देखेंगे तो 1 वाले के पास तो वेलोसिटी क्या थी, 0। 0.5 वाले के पास वेलोसिटी कितनी थी, 3। अब टोटल मास कितना हो गया, 1.5। वेलोसिटी क्या आ गई, v। तो यहां से v की वैल्यू आ गई बच्चों बोलो 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब कंबाइंड मास के पास में इनके पास यहां पर बच्चों और ऊपर की तरफ वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी कितनी आ गई, 1। अच्छा ये न्यू ईएलपी हो गई कि नहीं होगी बोलो जल्दी से फास्ट। तो क्या मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं कि डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? अब आप ऐसे सोचो कि मान लीजिए ये जो डिस्टेंस थी टोटल, ये x0 डैश हो गई कि नहीं होगी बोलो जल्दी से फास्ट। तो अब यहां पर न्यू ईएलपी है, न्यू ईएलपी पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, 15। तो अब क्या होगा, 15 बराबर के x0 डैश, x0 डैश की वैल्यू आ जाएगी 15 बाई के, और k की वैल्यू कितनी है, 600। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 15 चौको 60, 1/40। तो देखो ये वैल्यू कितनी थी, 1/60, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/40। तो क्वेश्चन इज दिस, ये वाली वैल्यू कितनी होगी? तो अगर मुझे बच्चों ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो 140 माइनस 160, तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा बोलो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो, 20 डिवाइडेड बाई 24, तो ये आ जाएगा 1/120। तो ये डिस्टेंस आ गई हमारी 1/120 के बराबर। चलो बच्चों अब सारे कार्यक्रम कर लिए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन देखो कैसे फाइंड करेंगे जल्दी से फास्ट भाई। देखो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है बच्चों, उसकी वैल्यू होती है ओमेगा, पार्डन, देखो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, √k/m के बराबर। अब बच्चों k की वैल्यू कितनी है, 600। अब उसके बाद में टोटल मास कितना हो गया, 15, 1.5। तो देखो ये ऐसे गया तो ये ऊपर आ गया, 15 से एक बार, 15 से 4, 400 का मतलब 20 आ गया। तो इसका मतलब f का वैल्यू आ गया 20 डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो यहां से आंसर आ गया 10/पाई। फ्रीक्वेंसी तो ये आ गई बच्चों, जो कि 10/पाई एकदम सही आंसर। अब हमको अगला क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, इसका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, देखो टक्कर के बाद में यहां पे इसकी वेलोसिटी भी है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी है कि नहीं है, बोलो जल्दी से फास्ट क्या होगा। तो एम्पलीट्यूड, अच्छा ये इसकी न्यू पोजीशन होगी कि नहीं होगी, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट x आ गया कि नहीं आ गया, बोलो जल्दी से फास्ट बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। तो उस पोजीशन में वेलोसिटी कितनी है, 1, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है 20, तो इसका स्क्वायर कितना आ गया 400,
ए आपको फाइंड करना है कि नहीं करना है? एक्स की वैल्यू कितनी है? 1/20 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में बच्चों? तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 1/400, तो नीचे आ गया, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 अपॉन ये बन जाएगा 14400। हाँ भाई, इसको नीचे ले जाए, उसको इधर ले जाए तो प्लस आ गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। ये वैल्यू बच्चों हमको सॉल्व करनी है कि नहीं करनी है? अब इस वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें से 1/100 तो आपने बाहर निकाल दिया बेटा, ठीक। तो ये बचेगा कितना? 1/4 प्लस ये बचेगा 1/4 प्लस और ये बचेगा 1/144। कोई दिक्कत किसी को? इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर के बराबर। तो ये आ जाएगा कितना? 1/100 144 प्लस 148 इंटू 4 इंटू 140। अगली बात समझ में? तो 4 से इसको काट लेते हैं। 4 1 5 8 5 13 कट जाना चाहिए। 4 से एक बार काटो, 4 से इसको काटते हैं तो 4 दूनी 8 4 3 12 12 2 28 और 5 28, तो ये 37 आ गया। तो ये आ गया बच्चों हमारा ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू यहां से आ जाएगा कितना भाई? इसको इसका बार करें तो √37 आ गया। ये आ गया 12, 144 का 12 होता है, और इसका कितना आ गया बोलो भाई? 10। तो ये आंसर आना चाहिए। क्या ये आंसर आ रहा है? तो ऐसा कुछ आंसर तो आंसर आ रहा है हमारा कितना? 5√37 5√37/6। लेट मी चेक द आंसर। आंसर ऐसा क्यों नहीं आ रहा है बच्चों? ओके ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। तो मुझे लग रहा है बच्चों हमारा आंसर तो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो एक्चुअल में इसने जो आंसर निकाला होगा वो आंसर निकाला है बच्चों इन सेंटीमीटर। तो यहां पे बच्चों इन सेंटीमीटर भी इसको लिखना पड़ेगा आंसर, क्योंकि ये आंसर किसमें आया है? मीटर में। ये आंसर भी किसमें आया है? मीटर में। तो आंसर ये तो मीटर में आ गया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 100 इंटू देखो भाई वही आंसर आ जाएगा, √37 इंटू 12 इंटू 10। इससे तो ये कट गया कि नहीं कट गया? अब 2 से काट लो, ये 5 बार, 2 से कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो आंसर आ गया 5√37 डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका एम्पलीट्यूड आ गया भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल SHM विद एम्पलीट्यूड A एंड वेलोसिटी V, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट स्पीड हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। तो देखो हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए। आप सीधा सीधा इसमें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन डाल दिया। ये तो V स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब V मैक्स कितना होता है आपका? A ओमेगा। इस वाले क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन स्पीड हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। तो अब जो V का वैल्यू आ जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा? हाफ A ओमेगा बाई 2। इसको इस वैल्यू में डाल दो तो ये बन जाएगा कितना? A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस, सही, एक्स होता है बच्चों, एक्स मतलब उसकी पोजीशन। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इससे तो ये कट गया, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो बच्चों यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी √3 A स्क्वायर बाई 4। कुछ बेकार घटिया सा क्वेश्चन बन गया ये तो बच्चों। एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस √3 A बाई। तो मेरी समझ में एक्स की वैल्यू बच्चों यहां से कितनी बन जानी चाहिए? 3 बन जानी चाहिए। चेक द आंसर। यस बच्चों, करेक्ट आंसर इज 3। तो ये तो बहुत घटिया क्वेश्चन बन गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। एज पर गिवन फिगर, टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K and 2K आर कनेक्टेड टू मास M. If their period of oscillation A is 3 seconds and period of figure in B is this, then value of X is. तो देखो ऐसे देखने की कोशिश करेंगे भाई, इनका हम K इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। तो इसका K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से फास्ट भाई। भाई इसका K है, इसका 3K, और ये दोनों किस में है? सीरीज में। तो ये कितना हो जाएगा इसका? 2K इंटू K डिवाइडेड बाई 3K। इससे ये कट गया, ये कितना आ गया? 2K बाई 3। और इसका K इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ गया बोलो भाई? 3K। अब हमें क्या निकालना है? इनके टाइम पीरियड का, A का टाइम पीरियड हमको गिवन है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? T की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई √M बाई K की वैल्यू कितनी आ गई? 2K बाई 3। ये आ गया कि नहीं आ गया? और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 3 गिवन है हमको। अब बच्चों इसकी निकालते हैं, तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? T इक्वल टू 2 पाई √M बाई 3K। और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि नहीं करनी है? तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी मत करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो आपस में। तो देखो यहां पे आ गया T, इसके नीचे आ गया 3, ये ऊपर लिया है हमने, तो 2 पाई से तो 2 पाई कट गया कि नहीं कट गया? अब रूट के अंदर आ जाइए, ये ऊपर लिया है तो M बाई 3K तो यहां पे रहेगा इनटू, अब ये नीचे आएगा तो ये आ जाएगा 3M और यहां पे आ गया 2K। तो देखो M से M कट गया, K से K कट गया, तो
t/3 बराबर आ जाएगा कितना, ऊपर तो आ गया √2 और नीचे आ गया 3, 3 से 3 कट गया बच्चों, तो t की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ गई, √2। तो x की वैल्यू √2 आ जानी चाहिए। चेक द आंसर। यस बच्चों, करेक्ट आंसर इज 2। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे सबके सब। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, देखो जल्दी से फास्ट। अ बॉय ऑफ मास m फेल्स फ्रॉम द हाइट h। ओके बच्चों देखो जल्दी से फास्ट, इस पे क्या लिखा हुआ है, स्टक टू द पेन एंड बॉडी स्टार्ट परफॉर्मिंग हार्मोनिक ऑस्किलेशन। तो चलते हैं बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अ बॉडी ऑफ मास m फेल फ्रॉम द हाइट h onto a पेन ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। The masses of पेन एंड स्प्रिंग आर नेग्लिजिबल, द स्टिफनेस लेटर इज x। तो सबसे पहले हमको इस पर ध्यान देना है बच्चों, स्टिफनेस ऑफ लेटर, इसका मतलब जो स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स होता था जिसे आप k लेते थे उसकी जगह आपको x दिया गया है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको हैबिट है, आप स्टिफनेस को अगर k लेते हैं तो k की फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, बाद में k की जगह आप क्या डाल दीजिए, x डाल दीजिए बच्चों। अब ये कह रहा है द बॉडी स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑस्किलेशन मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी ऑफ दीज ऑस्किलेशन। तो सबसे पहले हमको इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। क्या फाइंड कर लेते हैं बच्चों, बोलो एम्पलीट्यूड। तो देखो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये तो स्प्रिंग की एनएलपी हो गई कि नहीं हो गई, और इसके नीचे कहीं यहां पर ये मान लीजिए स्प्रिंग की क्या हो जाएगी, बोलो भाई ईएलपी, और ये स्प्रिंग की हो जाएगी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, इसको हम बोल सकते हैं लोअर पोजीशन। जो लोअर एक्सट्रीम पोजीशन होगी ये होगी कि नहीं होगी। अब देखो यहां पर इसको देखेंगे तो यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और जब ये अपनी लोएस्ट पोजीशन पे आ जाएगा तो यहां पर भी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो ये पॉइंट ए हो गया बच्चों मान लेते हैं, और लोअर मोस्ट पोजीशन का पॉइंट बी हो गया। अब हम देखना चाहते हैं इसको फ्रॉम ए टू बी, और आप बच्चों इस पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लीजिए ए टू बी पे। तो ए टू बी पे कौन कौन काम करेगा, एक तो एमजी वर्क करेगा, और एमजी के अलावा स्प्रिंग वर्क करेगी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कुछ हुआ नहीं है, तो देखो बच्चों कैसे लिखेंगे इसको, कि वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाई एमजी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 0। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, स्प्रिंग फोर्स मान लीजिए यहां से यहां तक ये एक्स नॉट कंप्रेस हो गया, कितना कंप्रेस हो गया, एक्स नॉट। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स इनिशियल। तो इनिशियली ये बच्चों किस पे थी, एनएलपी पे थी, तो इनिशियली कंप्रेशन क्या था इसमें, 0, माइनस फाइनल कंप्रेशन एक्स नॉट का स्क्वायर आ गया, प्लस एमजी का वर्क डन आ जाएगा एमजी, और ये एच और ये एक्स नॉट, तो नेट नीचे कितना आ गया, एच प्लस एक्स नॉट। ये आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई, और इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये बच्चों ये आ गया कि नहीं आ गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन में उसने एम्पलीट्यूड पूछा है, तो ईएलपी से मीन पोजीशन की जो डिस्टेंस होती है ये एम्पलीट्यूड होता है कि नहीं होता है, और ईएलपी वहां पर होती है जहां पर एफ नेट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो एनएलपी से यहां तक का इलोंगेशन आप एक्स डैश बोल दीजिए। तो यहां पर अगर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो एट ईएलपी देखो क्या होगा, अगर हम एट ईएलपी की बात करेंगे एफ नेट 0 होगा, तो नीचे वाला फोर्स कौन सा लग रहा होगा, एमजी, और स्प्रिंग फोर्स ऊपर कितना लग रहा होगा, एक्स डैश। तो एक्स डैश का वैल्यू कितना आ गया, एमजी बाई के आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई। तो अगर आपको एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स नॉट। एनएलपी से ईएलपी की डिस्टेंस कितनी है, एक्स डैश। तो इसमें जो एम्पलीट्यूड ए आ जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स नॉट माइनस का एक्स डैश। तो ये आ जाएगा एक्स नॉट माइनस का एक्स डैश, और एक्स डैश का वैल्यू आ गया एमजी बाई के बराबर। और एक्स नॉट की वैल्यू बच्चों हम यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक बन रही है तो इसको थोड़ा तमीज से हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, बोलो सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जल्दी से फास्ट, तो ढंग से देखते हैं। देखो बच्चों, तो अगली स्लाइड में ले जाते हैं इसको। तो ये आ जाएगा, देखो कितना बच्चों, देखो जल्दी से फास्ट, माइनस का हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस एम जी एच प्लस एम जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो के टर्म में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो के टर्म में क्वाड्रेटिक बन रही है, एक्स नॉट के टर्म में क्वाड्रेटिक बन रही है, इसको मैं उधर ले जाता हूं। देखो ये तो समझ में आ रहा होगा ना, देखो भाई ये दोनों प्लस के आएंगे, ये माइनस का आएगा। अब बच्चों देखो ऐसे देखने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, के एक्स नॉट का स्क्वायर, ये माइनस साइन कॉमन ले लेंगे इसमें से तो ये माइनस के बन जाएंगे, और 1/2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, माइनस 2mg एक्स नॉट माइनस 2mgh इक्वल्स टू 0। तो एक्स नॉट के टर्म में क्वाड्रेटिक बन गई भाई, तो यहां से एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, सीधा चाहते फॉर्मूला से
माइनस बी, तो माइनस बी की जगह आ गया 2mg प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 4m स्क्वायर जी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस 4a, ए की वैल्यू कितनी है k इंटू सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी mgh, 2mgh बच्चों, ये आ गया कि नहीं आ गया, डिवाइडेड बाई 2a, तो ये आ गया 2k की बराबर। आगे बात समझ में? तो यहां से आप जब x नोट का वैल्यू लिखेंगे बच्चों, तो वो कितना आ जाएगा, देखो भाई mg बाई k, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इसमें से देखो मैं क्या करता हूं, 4mg में बाहर निकाल देता हूं, 4m स्क्वायर जी स्क्वायर इसमें से बाहर निकाल देता हूं, तो बाहर निकल के आएगा 2mg डिवाइडेड बाई 2k। अब रूट के अंदर से मैंने 4m स्क्वायर जी स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो यहां पे बचेगा 1, 4 बाहर निकल गया, तो ये बचेगा 2 और m स्क्वायर जी स्क्वायर, तो ये बचेगा 2k h डिवाइडेड बाई mg। क्योंकि देखो m स्क्वायर जी स्क्वायर बाहर निकाला, यहां पे केवल mg है कि नहीं है, बोलो भाई जल्दी से फास्ट। तो ये आ गया कि नहीं आ गया, 2 से 2 कट गया कि नहीं कट गया बच्चों, बोलो जल्दी से फास्ट। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो x नोट का जो वैल्यू आ गया हमारा, वो आ गया कितना, देखो जल्दी से फास्ट, mg बाई के प्लस mg बाई के रूट ओवर ऑफ 1 प्लस, एक मिनट बच्चों, 1 प्लस 2kh डिवाइडेड बाई mg। ये x नोट का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया? अब आप कहेंगे कि सर यहां पे प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, तो हम यहां पर केवल और केवल माइनस का साइन लेंगे। माइनस का साइन क्यों लेंगे? क्योंकि आप खुद देखिए a का जो वैल्यू आएगा वो x नोट माइनस mg बाई के आएगा। तो अगर आपने यहां पर माइनस का साइन ले लिया और x a निकालने के लिए आपको mg बाई के को क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई mg बाई के को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एम्पलीट्यूड नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाई आप खुद सोचो कि हमारा जो एम्पलीट्यूड निकल के आया है वो निकल के कितना आया है, x नॉट माइनस mg बाई के। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो जल्दी से फास्ट, x नॉट माइनस mg बाई के। एम्पलीट्यूड को पॉजिटिव लेने के लिए हम यहां माइनस साइन नहीं ले सकते, तो जब आप x नॉट में से mg बाई के माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, ये वाला। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू बच्चों देखो यहां से कितनी आ जाएगी, mg बाई के प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 2 h के डिवाइडेड बाई mg, और k की जगह स्टिफनेस उसने कितनी दी हुई है, x। तो सिंपल आप एम्पलीट्यूड की जगह क्या लिख देंगे, mg बाई x रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 2h x डिवाइडेड बाई mg। यू कैन चेक द आंसर बच्चों। देखो mg बाई x 1 प्लस 2h x डिवाइडेड बाई mg, तो ये सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? और अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या देखा है, पूछा गया है इसमें, देखो भाई अगला क्वेश्चन पूछा है एनर्जी ऑफ ऑस्किलेशन। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसने एसएचएम की एनर्जी नहीं पूछी है। अगर ये एसएचएम की एनर्जी पूछता तो हमारा आंसर होता हाफ के ए स्क्वायर। ये एनर्जी ऑफ ऑस्किलेशन पूछ रहा है, मतलब नेट एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन। तो नेट एनर्जी के केस में आप क्या करो कि जब स्प्रिंग लोअर मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगी तब देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, और जब ये यहां से यहां पे आ चुकी है तो केवल एनर्जी किसके पास है, स्प्रिंग के पास है। तो इस वाले पॉइंट पर जितनी भी स्प्रिंग की एनर्जी होगी, क्या उसी को एनर्जी ऑफ ऑस्किलेशन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? क्योंकि यहां से यहां पे जब ब्लॉक आएगा तो सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, हमारी स्प्रिंग की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई कि नहीं हो गई? तो यहां पे जो भी स्प्रिंग के अंदर एनर्जी होगी, मतलब जिसको हम बोलते हैं हाफ के एक्स नोट का स्क्वायर, यही एनर्जी ऑफ ऑस्किलेशन बच्चों बन जाएगा। तो एनर्जी ऑफ ऑस्किलेशन की अगर हम बात करेंगे, एनर्जी ऑफ ऑस्किलेशन, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ के एक्स नोट का स्क्वायर। तो हाफ के की जगह एक्स दिया है उसने, और एक्स नोट की वैल्यू हो जाएगी एम्पलीट्यूड प्लस mg बाई के। तो देखो बच्चों आप मैच करा सकते हो कि यहां से आपका आंसर मैच हो रहा है बच्चों, में मैच हो रहा है। तो हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में देखो क्या कह रहा है, अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 रो इज फिल्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2a। तो ये जो वेसल है बेटा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास में कितना है, 2a। अब वुडन ब्लॉक ऑफ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया a, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों वो कितना है, a। तो रिमेनिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, रिमेनिंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वाटर। भाई
अगर ये सिलेंडर नहीं होता तो पानी का भी क्रॉस सेक्शन एरिया 2a होता, लेकिन a इसका आ गया तो वाटर का कितना होगा बोलो भाई, a के बराबर होगा कि नहीं होगा। द सिलेंडर इज पुश्ड डाउन बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन। अब आप ऐसे सोचो बच्चों कि अगर सिलेंडर को मैंने x कंप्रेस किया, सिलेंडर को मैंने नीचे कितना कंप्रेस किया बोलो भाई, x कंप्रेस किया, तो होगा क्या बच्चों कि जितना सिलेंडर नीचे एक्स्ट्रा वॉल्यूम लेगा तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा, देखो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन वाटर, तो कितना आ जाएगा बोलो भाई, एरिया क्रॉस सेक्शन आ गया, x मैंने उसको कंप्रेस किया तो a इंटू एक्स आ गया कि नहीं आ गया। अब जितना वॉल्यूम सिलेंडर ने पानी के अंदर लिया है, तो अब आप ऐसे सोचो कि सिलेंडर ने जो नया वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो पानी की जगह पे किया होगा, तो पहले वहां पे पानी था, अब वहां पे सिलेंडर आ गया, तो उतना पानी ऊपर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई सिलेंडर, वो भी बच्चों एरिया इंटू एक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगली बात समझ में, अगर मैंने कहा, अब आप ऐसे देखने की कोशिश करो कि इतना वॉल्यूम पानी का ऊपर गया, अब पानी का भी वॉल्यूम कितना है बोलो भाई, ए, पानी का भी, ये नेट वो वॉल्यूम है जितना पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, पानी का क्रॉस सेक्शन कितना है बोलो भाई, ए। इसका मतलब अगर आपसे मैं पूछता हूं कि कितनी हाइट का पानी ऊपर गया होगा, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ के बराबर, और एरिया ऑफ वाटर कितना बचा है, ए, तो ए से ए कट जाएगा। तो मैंने कहा कि पानी कितनी हाइट में ऊपर आया होगा, तो वो उतना ही आया होगा जितना कि सिलेंडर नीचे गया है। अब क्वेश्चन इज दिस कि एक्स सिलेंडर नीचे गया, एक्स पानी ऊपर आया, तो नेट सिलेंडर कितना नीचे गया, नेट सिलेंडर कितना नीचे गया बोलो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो, नेट डिस्प्लेस्ड लेंथ ऑफ सिलेंडर इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर नेट कितना सिलेंडर डिस्प्लेस हुआ भाई, एक्स, तो तुमने उसको कंप्रेस किया, एक्स पानी ऊपर आ गया कि नहीं आ गया भाई, एक्स ये आया, एक्स ये आया, तो नेट कितना हो जाएगा बोलो भाई 2x। तो इतना सिलेंडर एक्स्ट्रा नीचे गया, तो इतना सिलेंडर पानी के अंदर नीचे एक्स्ट्रा डिप हो गया कि नहीं हो गया। तो अब इस पर एक्स्ट्रा क्या लगने लगेगा बोलो भाई, एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा बोलो भाई जल्दी से फास्ट। तो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स, तो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, बॉइंट फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है रो वी इंटू जी के बराबर। तो रो ऑफ लिक्विड आ गया कि नहीं आ गया, वी मतलब कितना वॉल्यूम डिप, तो एक्स्ट्रा कितना वॉल्यूम डिप हुआ उसमें भाई 2x तो लेंथ में, और क्रॉस सेक्शन उसका कितना है a इंटू कितना आ गया g। तो इस बार ये एक्स्ट्रा फोर्स लग गया, इस एक्स्ट्रा फोर्स के कारण से क्या होगा, इस एक्स्ट्रा फोर्स के कारण से बच्चों क्या होगा, हमारा जो एक्सेलेंडर होगा उसके पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा ऊपर की ओर, तो उसको लिख सकते हैं हम मास ऑफ सिलेंडर इनटू एक्सेलरेशन। यही एक्सेलरेशन आपको एक्चुअली में बच्चों फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा रो ऑफ लिक्विड इनटू 2x इंटू ए इंटू जी डिवाइडेड बाई मास ऑफ सिलेंडर। मास ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, रो ऑफ सिलेंडर इंटू उसका एरिया, तो एरिया क्या आ जाएगा उसका, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है a, लेंथ कितनी है उसकी l, और ये आ गया कि नहीं आ गया। अगर मुझे रो एल और रो सी में रिलेशन मिल जाए तो अपना कार्यक्रम सेट है कि नहीं है बोलो जल्दी से फास्ट भाई। अब देखो हम इसको फाइंड कर लेते हैं, देखो जल्दी से फास्ट कैसे, देखो आप ऐसे सोचो लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 2 रो, और इसकी डेंसिटी कितनी है, अब इसकी डेंसिटी कितनी है बोलो जल्दी से फास्ट भाई, रो, देखो ये लिखा हुआ है। तो बस बच्चों इसका आंसर आ गया हमारे पास में, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है देखो भाई 2 रो इंटू 2x इंटू ए इंटू जी डिवाइडेड बाई रो इंटू एरिया इंटू एल। रो ए से रो ए कट गया कि नहीं कट गया, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई। तो ये आंसर कितना आ गया यहां से 4gx डिवाइडेड बाई एल, तो 4gx डिवाइडेड बाई एल, ये आपका आंसर आ गया बेटा। तो एक बार चेक कर लो बच्चों, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बेटा। चलो बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। A pendulum constructed by a light thin walled sphere of radius r filled up with the water and suspended a point O light rod. Okay. The distance between point O and center of sphere is equal to L. मतलब ये वाली जो डिस्टेंस हमको गिवन है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बच्चों हमको स्मॉल l गिवन है। How many times will small oscillation such a pendulum change after the water freezes? The viscosity of water and change of the volume freezing air are to be neglected. हमें मतलब केवल और केवल ये मानना है, देखो दो केस हैं। पहले केस में क्या है बच्चों देखने की कोशिश करेंगे कि ये मान लीजिए ऐसा स्फीयर है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है। अब ये पानी भरा हुआ है तो इस केस में बच्चों देखो क्या होगा, यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ है वो एल, स्मॉल एल के बराबर है। तो इस केस में भाई क्या होगा, देखो होगा क्या,
जैसे ही आप इसको आगे डिस्प्लेस करेंगे तो पानी बच्चों कैसा होगा भाई, लो विस्कस होता है, विस्कोसिटी तो कोई इग्नोर करना है कि नहीं करना है, तो पानी इसके अंदर भरा हुआ है, तो जैसे ही हम इसको आगे लेके जाएंगे तो जैसे ही पानी ऊपर उठने की कोशिश करेगा, जैसे मान लो पानी ऐसा है, पानी जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उसका जो mg लग रहा होगा, mg का टॉर्क वापस पानी को ऐसे लेके आ जाएगा। तो क्या पानी, आप ऐसे सोचो कि पानी ऐसे भरा हुआ है, क्या पानी कभी ऐसे हो सकता है? क्या पानी कभी ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही आप इसको ऐसे लेके आएंगे, भाई हम क्या करने वाले हैं, एसएचएम करवाने के लिए स्मॉल ऑस्किलेशन देंगे कि नहीं देंगे, इसको बोलो जल्दी से फास्ट। तो हम स्मॉल ऑस्किलेट करेंगे तो आप पानी के बारे में सोचिए कि थिंक अबाउट द पानी, पानी का क्या हो रहा होगा, क्या पानी कभी ऐसे से ऐसे मूव कर सकता है? क्योंकि जैसे ही पानी थोड़ा सा ऊपर जाना चाहेगा तो mg का टॉर्क आ जाएगा, और वो वाला टॉर्क क्या करेगा बच्चों, उसको वापस से नीचे लेके आ जाएगा कि नहीं लेके आ जाएगा। तो कभी भी पानी की शेप, एक्चुअल में पानी तो पूरा भरा हुआ है, तो अंदर वाला पानी कभी भी ऐसे से ऐसे नहीं हो सकता। जब ये ऐसे से ऐसे नहीं होगा तो पानी का जो मोशन होगा वो बिल्कुल ऐसे ऐसे होगा कि नहीं होगा, और ये वाला मोशन कौन सा कहलाएगा आपका, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा बोलो भाई, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन होगा। मतलब अगर आप यहां पे एक्सिस बनाते हो, देखो जल्दी से फास्ट बच्चों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप यहां पे एक्सिस बनाते हो या फिर आप यहां पे एक्सिस बनाते हो, जैसे आपने एक्स एक्स बोला, इसको बाई बाई बोला, तो जब आप यहां पे लेके जाएंगे तब भी ये एक्स का एक्स रहेगा और ये वाला बाई का ऐसे ऐसे देखो एक्सिस रहेगी इसकी। ये जब होगा जब नो एनी नॉट फ्रीज, जब ये फ्रीज बच्चों एक्चुअली में नहीं होगा। आगे बात समझ में? तो अगर ये पानी बिल्कुल ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है तो सिंपल पेंडुलम की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि सिंपल पेंडुलम में ऐसे होता था कि नहीं होता था। तो इस केस में जो टाइम पीरियड आ जाएगा t1, उसकी वैल्यू क्या होती है सिंपल पेंडुलम की, 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई जी। ये बच्चों आ गया जब पानी फ्रीज नहीं था। अब पानी हमारा फ्रीज हो चुका है, अब हमारा पानी क्या हो चुका है, फ्रीज हो चुका है। अब पानी के अंदर फ्रीज हो गया कि नहीं हो गया? अब पानी क्या होगा, अब पानी जब फ्रीज हो गया तो उस समय पे देखो बच्चों क्या होगा, ये ऐसे आ गया, अब इसके अंदर बर्फ भरी, अब ये सॉलिड स्फीयर बन गया, पानी मतलब भर गया, तो अब ये क्या बन गया बोलो भाई, सॉलिड स्फीयर बन गया कि नहीं बन गया? तो जैसे ही ये सॉलिड स्फीयर बनेगा, अब आप इसको आगे लेके गए तो अब देखो बच्चों क्या होगा, अब देखो सिलेंडर यहां पे ऐसे आ गया कि नहीं आ गया? तो अब ये क्या होगा कि पहले जो पानी ऐसे था, देखो भाई पानी लिक्विड होता है, तो जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो पानी फिर से चल के नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन अगर इसमें बर्फ भर दोगे तो बर्फ की तो बच्चों सॉलिड स्ट्रक्चर है ना, तो वो तो ऐसे भी रह सकती नहीं रह सकती है। तो पानी को जब आप ऐसे लेके जा रहे थे तो वो नीचे आ गया था, तो ऐसे ऐसे मोशन करते हुए दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? बर्फ में जब पानी भरेंगे, सॉरी बर्फ में जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो बर्फ ऑटोमेटिक नीचे नहीं आएगी, क्योंकि जो mg का टॉर्क आएगा वो उतना सफिशियंट नहीं होगा कि वापस से पूरे मतलब सिस्टम को वो घुमा दे। तो बर्फ को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, मतलब ऐसे का ऐसे रहेगा। मतलब सीधी सी बात ये है कि अगर मान लीजिए आपने यहां पे देखो एक्सिस बनाई ऐसे, और जब हम इसको ऐसे लेके जाएंगे तो एक्चुअली में इसकी एक्सिस ऐसे घूम जाएंगी, ये देखो ऐसे हो जाएगा, ये एक्स एक्स डैश हो गया और ये आपका क्या हो गया वाई वाई डैश, तो ये एक्चुअली में ऐसे घूम गया। आगे बात समझ में? तो ये अंतर होगा एक्चुअली में। अब यहां पे क्या करेगा, यहां पे बच्चों सॉलिड स्फीयर की तरह काम करेगा, रिजिड बॉडी की तरह काम करेगा, तो यहां पर हम इसको बोलेंगे कि ये फिजिकल पेंडुलम की तरह काम करेगा। क्या बन जाएगा बोलो भाई, फिजिकल पेंडुलम। यहां पे क्या बन रहा था, ये सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। आगे बात समझ में? और फिजिकल पेंडुलम में जो उसका टाइम पीरियड आएगा t2, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई रूट ओवर ऑफ I बाई mgd के बराबर। आगे बात समझ में? अब हमको बस ये फाइंड करना है कि द स्मॉल ऑस्किलेशन इन सच अ पेंडुलम चेंजेस आफ्टर द वाटर फ्रीजेस, कि पहले से ये कितने टाइम्स चेंज हो गया बच्चों। तो देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने मान लिया कि t2 की जो वैल्यू है ये बच्चों n टाइम्स है किसके, t1 के, मतलब n टाइम्स चेंज हो गया। अब t2 कितना आ गया हमारा, 2 पाई रूट ओवर ऑफ I बाई mgd प्लस, सॉरी ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू n इंटू 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई जी के बराबर। तो हमको n का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल सा, 2 पाई से तो 2 पाई कट गया कि नहीं कट गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो I डिवाइडेड बाई mgd बराबर आ जाएगा n स्क्वायर L बाई जी, जी से भी जी कट गया कि नहीं कट गया, तो n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों I डिवाइडेड बाई md L के बराबर, md L के बराबर। अब I किसके अबाउट लेते हैं, यहां पे I लेते हैं उस पॉइंट के अबाउट जिसके अबाउट एसएचएम होती है, तो इस पॉइंट के अबाउट लेंगे। तो इसके अबाउट I निकालने के लिए सबसे पहले सेंटर के अबाउट निकालना पड़ेगा, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो I का वैल्यू यहां पे आप क्या पुट कर देंगे भाई, सबसे पहले सेंटर के अबाउट निकाल लो, 2/5 mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, ये I आ गया,
mg, और d क्या होगा, सेंटर से पॉइंट ऑफ इंजरी की डिस्टेंस, वो भी कितनी है, l इंटू एल क्या बन गया, एल स्क्वायर बन गया। m से m कट गया कि नहीं कट गया बच्चों, तो ये आ जाएगा कितना, 1 प्लस 2/5 आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये एन स्क्वायर की वैल्यू है, आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एन का वैल्यू आ जाएगा 1/1 प्लस 2/5 आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो ये बच्चों ये आंसर आ चुका है हमारा, और मैच भी हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 24। फिर भी बच्चों कोई भी दिक्कत है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम रेगुलर कमेंट सेक्शन में चेक करते हैं, और उसके बाद बच्चों हम इसको आपको बता सकते हैं, और भी कोई दिक्कत होगी तो। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। देखो बच्चों 25 में क्या कह रहा है, ढंग से देखने की कोशिश करेंगे इसको 25 को। टू फिजिकल पेंडुलम परफॉर्म स्मॉल ऑस्किलेशन अबाउट द सेम हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद फ्रीक्वेंसी ω1 एंड ω2। दो फिजिकल पेंडुलम है, तो मान लीजिए आप ऐसे ले लीजिए कि एक फिजिकल पेंडुलम ऐसे आ गया और दूसरा फिजिकल पेंडुलम ऐसे आ गया। अब मान लीजिए ये इनका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया, यहां पे इसका mg सेंटर ऑफ मास हो गया, और ये बच्चों ऐसे ऐसे ऑस्किलेट कर रहा था। सेम बच्चों यहां पर ये हो गया, और ये भी ऐसे ऐसे ऑस्किलेट कर रहा था। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ω1, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ω2। अब ये कह रहा है, और इनका इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I2। अब ये क्या कह रहा है, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेबल, तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट पे होंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब रहते हैं, तब मतलब ये रहा होगा कि अपनी मीन पोजीशन से गुजर रहा होगा, मतलब ये वाली पोजीशन रही होगी। तो जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है, आप ऐसे देखने की कोशिश करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन जब आती है तो मुझे पहले वाले की नेट एनर्जी लिखनी है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, तो केवल केवल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ I1 ω1 का स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई जल्दी से फर्स्ट। क्योंकि ये हमको क्या दिया है, ω1 क्या दिया है इसकी, विद सेम हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद फ्रीक्वेंसी ω1 एंड ω2। ω1 और ω2 उनकी क्या है बच्चों, बोलो फ्रीक्वेंसी है। लेकिन यहां पर ये जो ओमेगा आएगा, फिर से मैं कहता हूं बच्चों, यहां पर ये जो ω1 आएगा, ये ओमेगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना होकर के एंगुलर वेलोसिटी होगा, तो इसलिए इसको मैं ω1 डैश लिख देता हूं। आगे बात समझ में। और E2 जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हाफ I2 ω2 डैश का स्क्वायर। ω1 ω2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी लिखते समय एंगुलर वेलोसिटी आती है। तो ये आ गया कि नहीं आ गया। और ये हम सब अच्छे से जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको मैं थीटा नॉट ले लेता हूं, और ω2 डैश की वैल्यू आ जाएगी ω2 इंटू थीटा नॉट। क्या ये हो गया कि नहीं हो गया, देखो जल्दी से फास्ट, है ना भाई। अब ये क्या कह रहा है, देखो इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा, हम यहां पर एक चीज मान रहे हैं कि दोनों का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है, दोनों का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसको भी हम क्या ले लेते हैं बच्चों, बोलो सेम ले लेते हैं। वैसे तो डिफरेंट लेकर के भी हम आंसर को बच्चों निकाल सकते हैं, लेकिन हमें एनर्जी कंजर्व करनी है एक्चुअली में यहां पे, तो एनर्जी कंजर्व करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो इन स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट पेंडुलम वर फास्टेंड रिजिडली टुगेदर। अब दोनों पेंडुलम को हमने क्या कर दिया, आपस में बांध दिया। जब आपस में बांध दिया तो आपस में बांध देने से क्या होगा, बोलो भाई जल्दी से फास्ट। अब बच्चों देखो अगली पोजीशन इनकी क्या आ जाएगी कि पहला पेंडुलम मान लीजिए ये वाला था फिजिकल पेंडुलम, और दूसरा भी हमने इसके ऊपर रख दिया, और हिंज पॉइंट हमने एक ही ले लिया। अब देखो ये इक्विलिब्रियम पे थे कि नहीं थे, तो अब इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नेट हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से फास्ट भाई, ω1 प्लस ω2। क्या ये इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका क्या हो जाएगा भाई, सेम एक्सिस है, एक्सिस चेंज की नहीं है हमने, I1 प्लस I2। क्या ये हो गया कि नहीं हो गया। तो क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑस्किलेशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। तो ये जो कंपाउंड पेंडुलम बनेगा, अब उसकी कंबाइंड में एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में क्या हुई होगी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को मेरे भाई, नहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। इज इट ओके टू ऑल बेटा, अरे बोलो तो सही। तो चलें भाई आगे। अब इसका मास बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बोलो जल्दी से फास्ट बच्चों, बोलो मास तो बढ़ चुका है कि नहीं बढ़ चुका है, बढ़ चुका है बेटा, देखो जल्दी से फास्ट। तो अब बच्चों देखो इसमें क्या हो गया, अब बच्चों इसका आई नेट ये आ गया। अब देखो ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही होगा, तो इसकी एनर्जी नेट हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ आई आ गया I1 प्लस I2, और इनटू यहां पे इसकी नेट एंगुलर वेलोसिटी क्या निकलेंगे बच्चों, बोलो नेट एंगुलर वेलोसिटी। तो नेट एंगुलर वेलोसिटी इसकी ω0 मैंने लिख दी डैश का स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये जब ये एंगुलर पोजीशन पे था तो यहां पर बच्चों हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो पहले वाले का कितना था, I1 ω1 प्लस दूसरे वाले का कितना था, बोलो जल्दी से फास्ट। या फिर एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं बच्चों, बोलो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं।
जैसे कि पहले जो एनर्जी थी वो इतनी थी, अब नेट एनर्जी हमारी पास में इतनी आ गई। तो बच्चों अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, देखो जल्दी से फास्ट भाई, हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ I1 प्लस I2 इनटू ओमेगा नेट का होल स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं आ गया, बोलो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो। अब बच्चों देखो हमको क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। हाफ से तो देखो हाफ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये आ गया बच्चों I1 ओमेगा 1 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा 1 डैश, सॉरी वो ये ओमेगा 1 डैश क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और उसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा 1 का स्क्वायर इनटू थीटा, थीटा नॉट का स्क्वायर। थीटा नॉट इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा कि नहीं होगा, प्लस I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर बच्चों, और इनटू आ जाएगा थीटा नॉट का स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों ये कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2, ये कितना बन जाएगा, ओमेगा नेट का स्क्वायर जो भी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी इनटू इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तीनों का कैसा होगा, बोलो भाई मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, सेम। तो ये कट गया कि नहीं कट गया, बोलो जल्दी से फास्ट। तो यहां से ओमेगा नेट की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा रूट ओवर ऑफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2। क्या आप आंसर मैच कर सकते हैं, यस आंसर मैच होगा। मैं फिर से बोलता हूं, यहां पर दो चीजें ध्यान देने वाली बात कि थीटा नॉट तीनों का सेम क्यों होगा बच्चों। तो इस चीज को जब आपने वेरिएशन ऑफ एसएचएम पढ़ा होगा तो वहां से बच्चों समझ में आ रहा होगा कि सारे के सारे अपने मीन पोजीशन पर हैं, और मीन पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है भाई, पहले दोनों का थीटा नॉट उसका भी थीटा नॉट, तो मीन पोजीशन पे दो एसएचएम को हम मिला रहे हैं, तो उसका एम्पलीट्यूड एक्चुअल में बढ़ेगा नहीं, उसका एम्पलीट्यूड एक्चुअली में बच्चों क्या होगा, बढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा, उसके लिए भी वेरिएशन ऑफ एसएचएम में चर्चा इसकी कर सकते हैं। आगे बात समझे बच्चों। तो अब बच्चों अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 26, रीड करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से फास्ट देखेंगे भाई। चलो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल executing SHM is 3 centimeter. The displacement at which the kinetic energy will be 25% more than the potential energy. तो ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 25% ज्यादा है किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। तो ये हो जाएगा कितना, 25% ज्यादा, मतलब 1.25, और किसकी होगी बोलो भाई, पोटेंशियल एनर्जी की। क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो बस बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं आ गया, मान लीजिए पोजीशन कौन सी है उसकी, एक्स, और ये 1.25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5/4, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो के से एम ओमेगा स्क्वायर सीधा सीधा कट गया, हाफ से ये हाफ कट गया, तो ये आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4 एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहां से कितनी, बोलो भाई, एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 5/4, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहां से 9x स्क्वायर बाई 4। तो यहां से बच्चों आप देखेंगे ए का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 3x/2, तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2a/3। आगे बात समझ में। और एम्पलीट्यूड कितना दिया है उसका, 3 सेंटीमीटर, तो वो पोजीशन कौन सी आ जाएगी बोलो भाई, 2/3 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों यहां से प्लस माइनस 2। तो करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। क्योंकि चेक द आंसर, ये आ गया भाई। ओके बच्चों, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बेटा वो थोड़ा सा दिक्कत वाला क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा हमको अच्छे से समझने की जरूरत है। A uniform rod of mass 1.5 kg suspended by two identical thread of length L equals to this through a small angle about the vertical axis passing through its middle point C. The thread deviated in process through an angle of alpha. मतलब हमने क्या किया कि हमारे पास में ये वाली जी, एक मिनट बच्चों, ये वाली जो देखो रॉड थी, ढंग से देखने की कोशिश करना बेटा, एक मिनट देखो, ये जो रॉड है हमारे पास में, ये रॉड हो गई, देखो ये इसका पॉइंट सेंटर हो गया, सी हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पे देखो थ्रेड लगा हुआ था, यहां पे ये थ्रेड्स लगे हुए हैं देखो ऐसे। जब हमने इसको कुछ एंगल से घुमाया तो देखो यहां पे यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो फिक्स है। अब ये लेंथ अगर फिक्स है, अब ये जब ये ऐसे अटैच होगा कि नहीं होगा, जब आप मेरी उंगली को ऐसे घुमाओगे तो थिंक अबाउट दिस रॉड, देखो ये पहले एकदम वर्टिकल है और ये नीचे उंगली मेरी रॉड हो गई। जब मैं रॉड को ऐसे घुमा रहा हूं तो एक्चुअल में ये वायर होगा बच्चों वो थोड़ा ऊपर उठेगा, क्योंकि इसकी लेंथ फिक्स है, वो ऐसे मूव नहीं कर सकता ना ऐसे। जब आप रॉड को ऐसे घुमाओगे तो ये जो मेरी उंगली है देखो, जब मैं रॉड को उंगली को ऐसे घुमा रहा हूं तो देखो थिंक अबाउट दिस पेन, क्या पेन ऊपर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, बिल्कुल उठ रहा है। तो जब इसको मैंने किसी एंगल से घुमाया तो एक्चुअल में अगर मान लीजिए रॉड को किसी पर्टिकुलर एंगल से घुमाया गया, तो कितने एंगल से घुमाया मैंने रॉड को,
वो मैं मान लेता हूं कि थीटा एंगल से घुमाया। तो ये जो वायर था बच्चों, एक्चुअल में वायर कुछ ऊपर उठ गया कि नहीं उठ गया, देखो जल्दी से फास्ट। तो वायर कितने एंगल से ऊपर गया, अल्फा एंगल से ऊपर गया कि नहीं गया, बोलो भाई। ये इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये वायर कुछ ऊपर उठ गया होगा, मतलब अगर आप वायर की कंडीशन देखेंगे तो वायर की कंडीशन कुछ ऐसे हुई होगी कि मान लीजिए पहले इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी थी, बोलो भाई L थी, और अब ये वायर जो आपका होगा वो कुछ ऊपर की तरफ उठा होगा। किसकी तरफ उठा होगा, बोलो भाई, ऊपर की तरफ उठा होगा। और ये वाला जो वायर है, ये वायर अंदर की तरफ गया होगा ऐसे, ये वाला वायर ऐसे उठा होगा और ये वाला वायर ऐसे गया होगा। तो मान लीजिए कि ये वायर जो है बच्चों वो अल्फा एंगल से उठ गया, तो एक्चुअल में रॉड का ये वाला हिस्सा यहां पे आ गया। रॉड एक्चुअली में आपकी ऐसे हो गई होगी, देखो जल्दी से फास्ट। ये थोड़ा बाहर की तरफ उठा होगा कि नहीं उठा होगा। तो कंडीशन सबसे पहले हमको ये समझनी है कि रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगी, लेकिन ये जो वायर है बच्चों वो थोड़ा ऊपर उठेगा ऐसे। अगर आपको ये सिचुएशन समझ में आ गई है बच्चों, तो हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व इजीली वे में कर सकते हैं। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, रॉड थीटा घूमी तो ये कितना हो जाएगा, देखो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो। ये भी एंगल कितना हो गया, थीटा। ये डिस्टेंस कितनी होगी, L/2। ये डिस्टेंस कितनी होगी, L/2। तो ये L/2 cos थीटा, और ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, जितना ये घुमा, L/2 sin थीटा। L/2 sin थीटा। आगे बात समझ में। लेकिन अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखता हूं, इसके अकॉर्डिंग, तो ये डिस्टेंस इसकी कितनी थी बच्चों, बोलो L। तो ये L का cos कंपोनेंट, और ये डिस्टेंस कितनी आएगी, L sin अल्फा। ये कितनी आएगी, L sin अल्फा। तो यहां से बच्चों हम क्या कर सकते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है, चाहे ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाला जो आर्क लेंथ आपको दिखाई दे रही है, इस वाले वायर के अकॉर्डिंग कितनी होगी, L sin अल्फा। रॉड से निकालेंगे तो L/2 sin थीटा। तो यहां से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। L/2 sin थीटा इक्वल्स टू L sin अल्फा आ जाएगा। सबसे पहले तो हमको यह समझना है कि आपको यह समझ में आया कि नहीं आया। अल्फा वो एंगल है जिससे ऊपर वाला वायर उठाया, थीटा वो एंगल है जिससे ये रॉड एक्चुअली में ऐसे घूमी होगी। सबसे पहले तो बच्चों आप यहां तक देखिए और जल्दी से फास्ट इसको पॉज करके देखिए कि इसमें आपको समझ में आया या नहीं। चले भाई, अब बच्चों हम क्या करेंगे, जब हमने इसको थीटा डिग्री से घुमा लिया तो हम रॉड पर वर्क एनर्जी, टोटल एनर्जी लिख देते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ रॉड। तो रॉड की टोटल एनर्जी देखो क्या हो जाएगी, ई टोटल लिख देंगे। तो एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, वो तो कितनी आ जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ गई, बोलो भाई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई सिस्टम की टोटल। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे आई होगी कि ये वाला हिस्सा कुछ ऊपर उठाए कि नहीं उठाए, बोलो जल्दी से फास्ट। भाई मैंने पहले बोला कि ये वाली, पहले देखो रॉड ऐसे थी, अब ये वाला हिस्सा कुछ ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। तो ये वाला हिस्सा कितना ऊपर उठेगा, भाई ये वाला जो पॉइंट था, अब ये वाला हिस्सा देखो ऊपर उठ गया, ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया, क्यों उठ गया। तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारी बच्चों, बोलो देखो भाई L। तो ये कितनी होगी, बोलो जल्दी से फास्ट, L cos अल्फा। तो कितना ऊपर गया, बोलो भाई जल्दी से फास्ट, ये L माइनस L cos अल्फा। तो सबसे पहले आपको वापस ये समझना है, यहां पे यही बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि रॉड का जो तार है, इसका एक हिस्सा कहां उठाया, बच्चों ऊपर उठाया कि नहीं उठाया। तो एक हिस्सा जब ऊपर उठाए तो रॉड कितना वर्टिकली कितना ऊपर गई है रॉड, बोलो जल्दी से फास्ट, L माइनस L cos अल्फा। तो अगर इसकी टोटल एनर्जी में इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो वो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो एक तो कितना आ गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा mg L इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अब आपको अच्छे से पता है कि टोटल एनर्जी को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी बाई डी टी कर लेंगे इसको, डी बाई डी टी क्या निकल के आ जाएगा, 0। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आई इंटू ओमेगा, 2 आगे आ गया, 2 से 2 कट गया, डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो गया इसका, अल्फा। अल्फा डैश मान लेते हैं, रॉड का अल्फा एक्चुअली में, है ना। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एम जी, ये एल आ गया, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 माइनस कॉस अल्फा का करेंगे तो माइनस साइन अल्फा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया कि नहीं हो गया, बोलो जल्दी से फास्ट। और अल्फा का करेंगे तो क्या आ गया, डी अल्फा बाई डी टी। आगे बात समझ में। और डी ओमेगा बाई डी टी को मैंने अल्फा डैश लिख दिया कि लिख दिया, क्योंकि रॉड के लिए कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अब बच्चों यहां से इस वाला रिलेशन यूज कर लूंगा मैं, L/2 sin थीटा। देखो क्या रिलेशन है, L/2 sin थीटा इक्वल्स टू L अल्फा। ये आ गया कि L sin अल्फा, सॉरी L sin अल्फा। ये आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, L/2, अच्छा इसको बच्चों स्मॉल एंगल के लिए थीटा मान सकते हैं, ये L इंटू अल्फा हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पे डी अल्फा बाई डी टी आ रहा है, तो L/2 डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू L इंटू डी अल्फा बाई डी टी आ गया। अब देखो ये क्या बन गया, थीटा कौन घुमा था, रॉड। तो रॉड जितना रेट से घूमेगा उसको मैंने ओमेगा बोला है, क्योंकि ये तो आई ओमेगा लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये बन जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू L इंटू डी अल्फा बाई डी टी। इसकी वैल्यू को उठा के मैं यहां पर डाल देता हूं, देखो जल्दी से फास्ट बच्चों। तो क्या बन जाएगा, देखो जल्दी से फास्ट, ये आई की वैल्यू आ गई, एम एल रॉड की लेंथ है, एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा इंटू अल्फा डैश, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा रॉड का, प्लस एम जी एल साइन अल्फा। अब ये छोटा एंगल होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई।
तो अल्फा छोटा होगा तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू मैं यहां से लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा L/2 थीटा इंटू स्मॉल एल इंटू डी अल्फा बाई डी टी की वैल्यू मैं यहां से लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा L/2 ओमेगा इंटू स्मॉल एल। ये आ गया कि नहीं आ गया। इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो जीरो में चला गया, ओमेगा और ओमेगा ये भी जीरो में चला गया कि नहीं चला गया। देखो एल स्क्वायर जीरो में चला गया, ये वाला एल और ये वाला एल कट गया, ये वाला एम ये वाला एम कट गया बच्चों, तो ये जीरो। तो अभी यहां पे क्या बचेगा, देखो जल्दी से फास्ट, अल्फा डैश डिवाइडेड बाई ये कट गया ये कट गया ये कट गया 12 प्लस ये जी, अब यहां पे क्या बचेगा देखो थीटा, ऊपर से कुछ भी नहीं बचा है, डिवाइडेड बाई 4 और एल, यही बचा है कि नहीं बचा, चेक करो जल्दी से फास्ट बच्चों, बोलो कुछ और बचा है क्या, कुछ भी नहीं बचा है। तो यहां से 4 से ये कितनी बार कट गया, 3 बार। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 3g थीटा डिवाइडेड बाई स्मॉल एल। तो अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, ये थीटा रॉड का आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां से अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन लिखेंगे हम ओमेगा स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3g बाई एल। तो हमें इसका क्या फाइंड करना था, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई 3g। क्या आंसर मैच हो रहा है बच्चों, तो मुझे लगता है आंसर मैच हमारा हो, जब इसकी वैल्यू डाल देंगे तो 1.1 सेकंड आ जाएगा, L/3g आ गया। अगला क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, रॉड की ऑस्किलेशन एनर्जी। तो रॉड की जो ऑस्किलेटरी एनर्जी आ जाएगी, तो रॉड की ऑस्किलेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, एनर्जी ऑफ ऑस्किलेशन निकाल लेते हैं बेटा, एनर्जी ऑफ ऑस्किलेशन। तो एनर्जी ऑफ ऑस्किलेशन एसएचएम में हम इतने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, एनर्जी ऑफ ऑस्किलेशन से तो बच्चों वाकिफ हैं कि नहीं है। क्या होती है एनर्जी ऑफ ऑस्किलेशन, बोलो जल्दी से फास्ट बेटा। तो देखो एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी अपने को फाइंड करनी है, तो या तो हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में फाइंड करें या फिर हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में फाइंड करें। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, जब ये रॉड ऐसे ऊपर जाएगी तो ऊपर जाते समय सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम एक्सट्रीम लेवल पे, जब ये पूरा एक्सट्रीम पर रहा होगा, पूरा एक्सट्रीम पर रहा होगा, उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं। तो कैसे लिख लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, देखो जल्दी से फास्ट। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूं टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, एक मिनट बच्चों कुछ गड़बड़ है, तो जगह नहीं है बच्चों, तो मैं कहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिख देता हूं, एक्सट्रीम लेवल पे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अभी अभी हमने लिखी थी, कितनी लिखी थी पोटेंशियल एनर्जी, mgl 1 माइनस कॉस अल्फा। तो बच्चों इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा mgl 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और एंगल अल्फा छोटा होगा कि नहीं होगा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा देखो भाई, mgl 2 इनटू ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 4, ये साइन अल्फा अल्फा होता है, आगे बात समझ में। तो यहां से देखो एक तो क्या बन गया, देखो भाई जल्दी फास्ट, 2 से एक बार 2 से 2 बार, तो आंसर हमारा कितना आ गया, mgl अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले तो आंसर मैच कर लेते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं, देखो जल्दी से फास्ट क्या होगा आंसर इसका, mgl अल्फा स्क्वायर बाई 2। लेकिन ध्यान इसमें यह रखना है बच्चों कि यहां पर जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो अल्फा की वैल्यू वो वाली होगी जितना ये मैक्सिमम एंगल घूमेगा। तो न्यूमेरिकल आंसर निकालने के लिए आपको अल्फा की वैल्यू 5 डिग्री डालनी पड़ेगी। ओके बच्चों, तो ये थे एसएचएम की मास्टर बैंक के सारे सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 27 तक। आप हर क्वेश्चन को देखिए बच्चों ढंग से, और उसके बाद फिर हमको बताइए। ओके बेटा, ओके चलो मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, लव यू।